वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का हाल काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप लोग से ये उम्मीद करता हूं। सो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी स्पेशल सेशन जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट को, दैट इज कॉल योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज आप किसी भी अगर एई एंड जेई एग्जाम को आप उठा लो, है ना, तो आप देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखने को मिलता है। नॉट इवन मैं बात करता हूं ओनली मैकेनिकल, ये सिविल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो अगर मैकेनिकल पर्पज से बात करता हूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो वेटेज है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वेटेज ज्यादा पूछता, कोई भी एग्जाम आप ले लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम 10 से 15 नंबर क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट हो जाता है। और आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम में जाते हो, एई या जेई का एग्जाम रहे, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा सॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक तरह से समझ सकते हो कि अगर आपको डिजाइनिंग पार्ट में जाना है, अगर आपको डिजाइनिंग में स्ट्रांग बनना है, डिजाइनिंग में अपना कमांड बनना है, डिजाइनिंग कौन कौन सा पढ़ा जाता है, जैसे आपका मशीन डिजाइन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन टॉम हो गया, है ना, इसके अलावा आपका सॉम तो है ही। तो अगर आपको टॉम में, मशीन डिजाइन वगैरह में अगर आपको अच्छा पकड़ बनाना हो सब्जेक्ट में, तो आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली ना डिजाइन पार्ट को समझने के लिए ये एक तरह का इनिशियल स्टेट होता है, इनिशियल फेज होता है, एक तरह का बोल सकते हो एक एबीसीडी है, बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन है, जिसमें आप लोग को सारे जो बेसिक फंडामेंटल है ना डिजाइन का, उसके बारे में इसको समझाया जाता है। क्या होता है लोड, होता है क्या वेट होता है, बॉडी कितना तरह का होता है ना, इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है, मटेरियल का सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, उस मटेरियल पे अगर मैं लोड लगाता हूं तो उसके वजह से इफेक्ट कौन कौन सा देखने को मिलता है। तो ये सब जो पढ़ेंगे हम लोग, जितने तरह का अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड हो गया, अलग अलग लोड पे अलग अलग बॉडी के बेसिस से जो भी अलग अलग बॉडी होता है उसमें अलग अलग तरह का लोड लगता है, और लोड की वजह से अलग अलग तरह का जो इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको रिएक्शन बोलते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग किसी भी डिजाइन को बनाते हैं। तो जो सॉम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए सब्जेक्ट हो जाता है, और यह आप लोग का इंट्रोडक्शन लेक्चर हो जाएगा। आज हम लोग समझेंगे बेसिक चीजें, लाइक सॉम क्या होता है, सॉम का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, है ना, और साथ ही साथ आपके एग्जाम पर्पस के लिए कितना इंपॉर्टेंस होता है, और क्या क्या फंडामेंटल बेसिक चीजें आप लोग को पता होना चाहिए सॉम को स्टडी करने के लिए। और यहां से जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक में जो भी चीज बताऊंगा, यहां से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो चलिए इस बेहद इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरा ऑडियो एंड वीडियो जो अच्छी तरह से सुनाई दे रहा होगा एंड वीडियो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर, ठीक है। चलिए, और हाँ, मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको अगर कुछ भी चीज पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप झिझकना नहीं। जैसे मैं कोई भी एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, आप जितने बच्चे लाइव हैं मैं आपसे पूछूंगा कि आपको चीजें समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो आप यस सर क्लियर करके आगे बोल सकते हो कि सर आगे बढ़िए, और आपको अगर किसी भी चीज में डाउट लगता तो मेरे से पूछिएगा कि सर रिपीट करिए, इस टॉपिक को समझ नहीं आया, तो मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा। आप जितना बारी चाहोगे मैं उतना बारी टॉपिक को रिपीट करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। और मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, है ना। मैं यहाँ पे सब कुछ को लेके चलूंगा कि आपको, मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल आप लोग को जीरो नॉलेज है। जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो एग्जाम के लिए, है ना, जेईई लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत सारा चीजें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आप जो स्टार्टिंग में बेसिक चीजें बताऊंगा, जो एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट है वो आप मान के चलना आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन जैसे मैं जीरो स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल एडवांस तक ले जाऊंगा, तो ये एक्सपीरियंस वाले हैं जो पढ़ चुके हैं सॉम को एक दो बारी, उसके लिए बहुत सारा चीजें आप लोग को देखने मिलेगा जो एग्जाम पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और एक अलग ही अप्रोच मिलेगा जो आप लोग को और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है, हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियोस के द्वारा आपको समझाया जाता है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाता हूं, एक्सपेरिमेंट करके समझाता हूं कि कैसे मेरा चीजें होता है, जो भी चीज है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे चलकर जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगा चीजें दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए, ये सारे चीजों को मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। और साथ ही साथ जो कोर्स चलता है इसमें आप देख सकते हो सभी तरह का ग्राफिक्स का यूज करूंगा, फोटो यूज करूंगा, है ना,
अलग अलग तरह का जो एनिमेशन होता है, इन सब का यूज करूंगा ताकि बेहतर तरीके से आप सब्जेक्ट को समझ पाओ, पकड़ बना पाओ, ताकि क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ना छूटे आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग का एम क्या है, टारगेट क्या है, यह समझना पड़ेगा कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है। नाम से पता चलता है मटेरियल का स्ट्रेंथ, मटेरियल का मजबूती कितना है। क्यों भाई, क्यों मजबूती को चेक करें, ताकि इसको हम लोग यूज कर सके। कहां यूज कर सके, डिजाइन बनाने में, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे कि रेलवे का ट्रैक हो गया है ना, या फिर कई सारा आप लोग ओवर ब्रिज बनाते हैं, पुल बनाया जाता है, अलग अलग बिल्डिंग बनाया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का बात करता हूं तो जैसे अलग अलग आप देखोगे वॉर शिप बनाया जाता है, शिप बनाया जाता है, एरोप्लेन बनाया जाता है, अलग अलग व्हीकल, बड़ा बड़ा बस, ट्रेन, ये सब बनाया जाता है, बड़े बड़े इंजन बनाया जाता है, अलग अलग पावर प्लांट में कई सारा का बड़ा बड़ा इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। यानी कुल मिला के हमारा टारगेट क्या है, एम क्या है, हमारा टारगेट है कि सही तरह का मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे ना, और उसका अगर अच्छा क्वालिटी रहेगा, अच्छा उसके अंदर का जो भी है, जैसे कहा गया स्ट्रेंथ, उसके अंदर का स्ट्रेंथ रहेगा, मजबूती रहेगा, उस बेसिस पे उसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि सभी का स्ट्रेंथ अच्छा होता है भाई, लोहा का देखोगे उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पाया जाता है, स्टील में और ज्यादा पाया जाता है, लेकिन आप प्लास्टिक में देख लो, ये भी एक तरह का मटेरियल है, लेकिन इसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं पाया जाता है। तो अगर मैं मुझे पता चलेगा कि भाई किसका कितना स्ट्रेंथ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका हम लोग यूज करेंगे। जो ज्यादा मजबूती रहेगा, जो इलास्टिक नेचर का रहेगा, हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे इलास्टिसिटी जरूरत पड़ेगा। जो मेरा प्लास्टिक इन नेचर रहेगा उसको हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पे प्लास्टिसिटी का जरूरत पड़ेगा। समझ गए, यानी कि मटेरियल का सिलेक्शन उस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता ताकि हम लोग सेफ डिजाइन कर पाए, सेफ स्ट्रक्चर कर पाए। तो मेन हमारा टारगेट क्या हो गया, सेफ डिजाइन। सेफ डिजाइन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, यानी डिजाइन बनाना। अब डिजाइन में कुछ भी आ जाएगा, ब्रिज आप ले लो, कोई बिल्डिंग से ले लो, है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई अलग अलग तरह का हम लोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रहे हैं, इंजन का पार्ट्स बना रहे हैं, ये सब है। अब सेफ डिजाइन अगर आप बना रहे हो तो जैसे मैंने कहा, सेफ डिजाइन के लिए मटेरियल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मटेरियल कैसा होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मेरा ये इंपॉर्टेंट है कि उसका शेप एंड साइज कैसा रहेगा, ये भी तो जरूरी है भाई। ऐसा तो नहीं है, मान लो मुझे पता है कि बाइक चाहिए, बाइक बनाना या कार बनाना है, और कार के लिए मुझे इंजन चाहिए, तो इंजन के लिए मटेरियल मुझे कैसा लेना पड़ेगा, जो मेरा लोड वगैरह को जो है उसको झेल पाए, ग्रेजुअल लोड रहे या फिर सडन लोड रहे उसको झेल पाए। इसके अलावा चूंकि उसमें ऑयल वगैरह जाएगा, है ना, पानी, बारिश जो होता है, बारिश में भी व्हीकल वगैरह चलता है, गाड़ियां चलता है, तो रस्ट ना हो, जंग ना लगे, तो मुझे ऐसा मटेरियल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो जंग ना लगे टाइम के साथ, है ना, पानी के साथ। ये सब चीज भी यहां पे देखना पड़ेगा कि जंग वगैरह ना लगे, और कई सारा चीजें मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन वही चीज मान लो मैं घर में कुछ रेफ्रिजरेटर बना रहा हूं, है ना, एसी बना रहा हूं, या फिर मैं कूलर बना रहा हूं, या फिर वॉशिंग मशीन बना रहा हूं, या फिर लैपटॉप बना रहा हूं, मोबाइल फोन बना रहा हूं। अब इसके लिए अलग अलग तरह का इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा भाई। फोन या लैपटॉप बना रहे हैं तो मुझे मटेरियल ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, है ना, जैसे कॉपर का यूज कर लेंगे यहाँ पे, या फिर किसी भी आप कर सकते हो वैसे मटेरियल का यूज जो मेरा हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। जैसे आपको प्रेस आयरन बनाना है तो आपको पता है कि हीट पार होना चाहिए, तभी जाकर आयरन कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा होना चाहिए, वैसा मटेरियल होना चाहिए जो मेरा हीट को कंडक्ट करे। समझ गए, समझ गए। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का मटेरियल का सिलेक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग सेफ डिजाइन या कि सेफ कोई जो भी ऑब्जेक्ट है बनाना चाहे, सेफ प्रोडक्शन आप कर सकते हो, सेफ प्रोडक्ट को बना सकते हो। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, उसका शेप एंड साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका शेप एंड साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मटेरियल का साइज कितना लेंगे, बड़ा लेंगे, छोटा लेंगे, लंबा लेंगे, आकार जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये सब हो जाता है। अब ये तो समझ गए सर। इसके बाद अब मैं बोलूंगा कि सर मटेरियल का जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कि कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना है और उसका शेप एंड साइज, ये किस बेसिस पे करूंगा, किस बेसिस पे करूंगा। ऑब्वियसली बात है, मटेरियल पे आप लगाओगे क्या, लोड लगाओगे। मटेरियल पे आप लगाओगे लोड, आप देखोगे कि किस लिमिट के बाद वो मटेरियल मेरा टूट रहा है या फ्रैक्चर कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द आप सिलेक्ट करोगे कि भाई मान लेता हूं कि आपके पास एक बस बना रहे हो, आपको पता है बस या ट्रक है या ट्रेन है, इन सब में ज्यादा लोड लगता है, ज्यादा उसमें क्या करा जाता है, माल को ढोया जाता है। तो आप चाहोगे कम से कम 400-500 किलो न्यूटन तक, इतना न्यूटन तक वो लोड को झेल सके। और मान लो यहां पे आप यूज करो, मान लो कास्ट आयरन, है ना, या स्टील, दोनों में कंपेयर कर रहा हूं। मुझे पता है कि कास्ट आयरन जो होता है एक तरह का ज्यादा लोड लगाओगे तो जल्दी ब्रेक कर सकता है एज कंपेयर टू स्टील। स्टील में ज्यादा मुझे देखने को मिलता है लोड कैपेसिटी, तो आप स्टील को सिलेक्ट करोगे, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं। लेकिन जहां मुझे लगेगा कि भाई साहब जैसे बाइक है, बाइक में मुझे पता है कि 2 या 1 इंसान बैठेगा, यहां पे उतना लोड नहीं लगेगा, तो आप थोड़ा सा कम लोड वाले मटेरियल को सिलेक्ट करोगे। तो आप कैसे पता लगोगे कि मटेरियल जो है उसका स्ट्रेंथ कितना है, तो स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आप लगाओगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोड, और किस लोड पे कब फेल्योर कर रहा है उस बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे उस मटेरियल को और उस जगह पे यूज करोगे जो इसका प्रायोरिटी है।
समझ गए मेरी बात की नहीं? इसके अलावा जो मैंने शेप एंड साइज का, शेप एंड साइज का कैसे पता चलेगा भाई साहब? अलग अलग शेप एंड साइज में अलग अलग तरह का हम लोग यहाँ पे लगाएंगे लोड और उससे देखेंगे रिएक्शन क्या आ रहा है, रिएक्शन क्या आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, मटेरियल पे लगाऊंगा लोड। मैंने क्या कहा यहाँ पे, ध्यान से समझना कि सेफ डिजाइन हमको, एम मेरा क्या टारगेट है, एम मेरा है डिजाइन को बनाना, सेफ बनाना, ताकि वो लोड वगैरह में ब्रेक ना कर जाए, टूट फूटे ना, लंबा टाइम तक चले। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए क्या, सही मटेरियल को लेना और सही शेप एंड साइज को लेना। मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, लोड लगा के, लोड लगा के चेक करेंगे मटेरियल सही है या नहीं, और जिस चीज के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसके लिए उतना लोड वो बेयर कर पा रहा है कि नहीं, झेल पा रहा है या कि नहीं पा रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। शेप एंड साइज का कैसे पता लगाएंगे, रिएक्शन देख के, कि जब लोड लगा तो उसके वजह से उसमें किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या ट्विस्टिंग हो जा रहा, बेंडिंग होना, टॉर्सन हो रहा है। मान लो थोड़ा सा आपने इस तरह का मानो लोड लगाया और ये बेंड कर गया, तो फिर ये बोलेंगे भाई ये मटेरियल मेरे लिए खराब है क्योंकि इसमें ज्यादा चाहिए। जैसे घर का बीम, घर का जो बीम होता है आपको पता है उसमें क्या लगता है, मान लो ये देखो आपका कॉलम है, घर का बीम या कॉलम ले लो, है ना, तो इसमें आप पता है छत है और आपको पता कि मुझे यह 10 मंजिला बनाना है बिल्डिंग। अब 10 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे तो उतना सारा लोड झेल पाएगा कि नहीं, तो बीम जो बनेगा, ये जो कॉलम बनेगा उतना स्ट्रेंथ का बनना चाहिए, लोड की वजह से कहीं वो दब ना जाए, टूट ना जाए, ये आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा पहले। यानी कि शेप एंड साइज को हम लोग रिएक्शन के बेसिस पे जज करते हैं। किसके बेसिस पे, रिएक्शन के बेसिस पे, कि शेप एंड साइज लोड लगाने की वजह से किस तरह का रिएक्शन वो मेरा दे रहा है। और ये सब कुछ क्योंकि ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग किसी भी तरह का जो डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, है ना, जो डिजाइन बनाना चाह रहे हैं वो सेफ बना पाए, और यही टारगेट होता है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। क्लियर, बात समझ में आए? अब कुछ और चीजें बताता हूं कि सर पहली बार ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में नॉलेज कब आता है और कहां से आता है। तो देखो ये 17वीं और 18वीं शताब्दी का बात है, जब पहली बारी सोम के बारे में एक तरह का पता चला था, इसके बारे में स्टडी का पता चला था। जो सबसे पहले जो है हुक्स लॉ सामने आया था, है ना, पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जैसे बहुत सारा को कोई बोला जाता है ना कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पहले बारी डिजाइन बनाया गया था वो जो शिप होता है ना, जो जहाज होता है उसका हल जो बोयंसी के वजह से डूब ना जाए उसके बारे में डिस्कस करा गया था। लेकिन उससे ज्यादा रिलेवेंट ये है कि इसका 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में, पहले इसको लिख देता हूं भले, तो थोड़ा बहुत अगर बोला जाए, कोई पूछेगा आपको कि बताइए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में, है ना, सबसे बारे में स्टडी कब करा गया था, तो याद रखना 17वीं 17th और 18th सेंचुरी का बात है, सेंचुरीज का बात है। इस टाइम पे ना मेरा जो है गैलीलियो, एक इंपॉर्टेंट नाम क्या है मेरा, गैलीलियो, गैलीलियो, और दूसरा मेरा है रॉबर्ट हुक। आपको मैं आराम से बेसिक थोड़ा चीजें बता रहा हूं, ये सभी थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता रहा हूं कि कब सबसे पहले सोम के बारे में जानकारी प्राप्त, मतलब अगर आप देखोगे भी कि हिस्ट्री पता करोगे कि सोम के बारे में कब पढ़ना स्टार्ट किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा और रॉबर्ट हुक के द्वारा पहली बारी इसके बारे में जानकारी दिया गया था। इन सब के बारे में कैसे, तो देखो जो गैलीलियो है, अगर मैं गैलीलियो का बात करता हूं तो वो कैंटिलीवर बीम पे ना अलग अलग तरह का लोड वो लगाए थे, है ना, अलग अलग तरह का लोड लगाए थे और वो देखे थे कि भाई कितना मेरा लोड झेल सकता है कैंटिलीवर बीम या अलग अलग तरह का बीम। और अगर मैं रॉबर्ट हुक का बात करता हूं तो रॉबर्ट हुक पता किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। ये क्या पता किया था, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पता किया था, और वो देखा था कि भाई किसी चीज को कितना लोड लगाने पे कितना एक्सटेंशन हो रहा है, यानी डिफॉर्म हो रहा है। इलास्टिसिटी आपको पता है ना, रबड़ की तरह होता है, लोड लगाओगे तो वो मेरा डिफॉर्म कर जाएगा, है ना, यानी शेप एंड साइज चेंज कर लेगा। जैसे छोड़ोगे, यानी रिएक्शन दिखाए शेप एंड साइज, जैसे लोड को छोड़ोगे वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाएगा। तो ये कौन पता लगा था, आपका रॉबर्ट हुक लिया था, और इसी से पता चला था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। और इसके बाद फिर आयलर्स हो गया, कूलम्स हो गया, नेवियर हो गया, ये अलग अलग साइंटिस्ट है जो रिसर्च किया था और मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज वगैरह दिया गया था। तो ये स्टार्टिंग का टाइमिंग था 17-18वीं शताब्दी में, जब गैलीलियो और रॉबर्ट हुक के द्वारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ थ्योरीज दिया गया था, है ना, रिलेटेड। जैसे मैंने कहा रॉबर्ट हुक दिया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, डिफॉर्मेशन लोड लगाने में कितना आ रहा है, और जो गैलीलियो है ये दिया था किसके बारे में, आपका दिया था बीम के बारे में, कि बीम में लोड लगाने पे किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। समझ गए मेरी बात की नहीं, ठीक है, कितना लोड वगैरह झेल पाता बीम में, ये गैलीलियो दिया था। क्लियर, तो यहां से मैंने आपको यह बताया कि क्या होता फंडामेंटल, क्या ये इतना चीजें समझ में आया, इंट्रोडक्शन समझ में आया, क्या होता सोम, क्या होता सोम। अब हम लोग चलेंगे इसका जो नाम है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको और किस किस नाम से जानते हैं। बट इससे पहले जो मैंने आपको बताया, क्या ये सारी चीज आप लोग को समझ में आया, यस और नो बताइए।
कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो और जीरो हो कोई नहीं, मैं आपको ऐसा बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि चीजें समझ में आएगा। बताइए अभी तक जो आपने पढ़ा क्या ये सारी चीज समझ में आया? बताइए डियर, यहां तक सारी चीज समझ में आप लोग को आया या नहीं आया? एक बार यस करो। अगर क्लियर है तो मुझे बोलो कि यस सर क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो बस इसी तरह से हम लोग समझते चलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। मैंने कहा ना, अगर आपको मैं मान के चलूंगा कि आपको जीरो पता है, मैं उस लेवल से आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल देखो, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आखिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ते क्यों है। जो अभी इससे पहले मैंने बताया आप लोग को, ये पूछा नहीं जाएगा आपको सॉम में, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बस ये बताया, फंडामेंटल बताया कि सॉम को पढ़ते क्यों है। क्योंकि बनाना मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है या कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है। अब उस स्ट्रक्चर के लिए मटेरियल का सिलेक्शन करना पड़ेगा और उसका शेप एंड साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मटेरियल को कैसे पता चलेगा कौन सा मटेरियल अच्छा खराब है? लोड लगा के, और शेप एंड साइज उसका रिएक्शन देके, लोड लगाने की वजह से किस किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या ट्विस्ट हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, या फिर टॉर्सन हो जा रहा है ना, या कितना कितना लोड के बाद वो रिएक्शन दिखा रहा है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसका हम लोग यूज करते हैं। तो यानी कि हमारा मेन टारगेट क्या? मेन टारगेट है किसी चीज को जो बना रहे हैं वो उस लायक बने, यानी कि सही सेफ मेरा प्रोडक्ट बने, सेफ मेरा डिजाइन बने, सेफ मेरा स्ट्रक्चर बने। अब बारी आता है यहाँ पे क्या, किसका नाम। देखो इसका नाम हम लोग तीन तरह होता है, तीन फंडामेंटल नाम से जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैंने आपको बोल रहा हूं, सॉम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्या होता है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। क्योंकि जो भी हम लोग चीजें पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे किसी तरह का फ्लूइड के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब बोलेंगे सर फ्लूइड क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं फ्लूइड क्या होता है। देखो फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आ जाता है और आपका एयर भी आ जाता है। अगर कोई फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन अगर आप नहीं देखें फिर भी जान लो, फ्लूइड मतलब होता है क्या? फ्लूइड वो होता है जो मेरा फ्लो करता है, जिसमें प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है बहने का, है ना। बहने का गुण, बहने का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है ना। यानी कि बहने बोले तो फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी जो मेरा बहता है उसी को हम लोग फ्लूइड में आते हैं। तो लिक्विड भी फ्लो करता है, एयर भी फ्लो करता है। तो हम लोग यहाँ पे फ्लूइड के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, केवल सॉलिड के बारे में स्टडी करते हैं। और सॉलिड के बारे में, सॉलिड का मैकेनिक्स से तो देख रहे हैं कि सॉलिड है, कोई मटेरियल जैसे लोहा है, तो लोहा भाई जो उसमें कितना लोड के बाद उसमें ब्रेक आएगा या टूटेगा फूटेगा, रिएक्शन दिखाएगा कितना लोड के बाद। तो ये तो हुआ मटेरियल का सिलेक्शन, और उसमें लोड लगा रहे हैं, यानी कि जब फोर्स लगा रहे तो रिएक्शन कब आ रहा है। इस बेसिस पे हम लोग मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे ताकि सही तरह का डिजाइन और स्ट्रक्चर बना पाए, राइट। अच्छा यहां से और एक चीज समझ आता कि सर जब आप बोले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो एक होता सब्जेक्ट हम लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और वो कहलाता इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सर ये मैकेनिक्स का ही पार्ट है क्या? तो बिल्कुल सही। अगर आप देखोगे सोम को, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही एक पार्ट होता है, सब पार्ट होता है। जैसे अगर बोलूंगा मैं कि साइंस है, साइंस है, और साइंस का ही पार्ट होता है मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कोई बोलेगा कि मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाता है कि साइंस ही पढ़ रहा है, साइंस के पार्ट ही आ जाता है। तो उसी तरह से जो मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, जो मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है ना मैकेनिक्स। तो इसी का पार्ट होता है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसमें भी हम लोग मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन कैसा मैकेनिक्स? सॉलिड के मैकेनिक्स के बारे में। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड मैटर होता है, उसका मैकेनिक्स पढ़ते हैं। इसी वजह से अच्छा, और एक इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम और एक बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। क्यों? क्योंकि देखो सॉलिड जो है, सॉलिड क्या है? मटेरियल ही तो हम लोग दे रहे हैं, अलग अलग तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, और मटेरियल का सिलेक्शन। भाई ब्रिज बना रहे हो उसके लिए अलग मटेरियल लेंगे, एक कार बना रहे हो उसका अलग मटेरियल लोगे, एक बाइक बना रहे हो उसके लिए अलग मटेरियल लोगे, एक फोन बना रहे हो उसके लिए अलग मटेरियल लोगे, है ना। एक कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो, उसका अलग लेंगे आप, है ना। उसमें कंक्रीट लोगे, सीमेंट लोगे, बार लोगे, छड़ लोगे। लेकिन आप अगर शिप बना रहे हो तो शिप बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज करोगे, एल्युमिनियम का यूज करोगे। यानी अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए या डिजाइन के लिए या मटेरियल के लिए हम लोग अलग अलग तरह का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मटेरियल, अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग मटेरियल। तो मैं बोल सकता हूं ना कि उसी मटेरियल का हम लोग मैकेनिक्स देख रहे हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूं इसका नाम जो है वो हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी। तो इसी वजह से इसका तीन नाम आ जाता है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्योंकि मटेरियल का हम लोग स्ट्रेंथ ही तो देख रहे हैं, घुमा फिरा के बात एक ही चीज को कर रहा है। मेन यहाँ पे फंडा है किसका? मटेरियल का। मटेरियल का स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मटेरियल का हम लोग मैकेनिक्स देख रहे हैं, वही बात है, स्ट्रेंथ बोले तो मैकेनिक्स, है ना, कि कितना लोड के बाद कितना फ्रैक्चर कर रहा है, कितना किस किस तरह का रिएक्शन दिखा रहा है, तो हो गया मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल।
और मटेरियल क्या है, एक सॉलिड ही तो है, लिक्विड के बारे में पढ़ते नहीं है, गैस के बारे में पढ़ते नहीं है, तो बेसिकली मैकेनिक्स किसका देख रहे हैं, सॉलिड का ही देख रहे हैं, सारे सभी तरह के जितने भी सॉलिड है मटेरियल, तो इसलिए इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहा जाता है। अब चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये चूंकि मैकेनिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, लेकिन याद रखना कैसा मैकेनिक्स, देखो मैकेनिक्स जो होता है किसी भी चीज के बारे में इंटरनल एक्सटर्नल जो फोर्स मेरा लगता है, देखो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैकेनिक्स क्या आता है। तो मैकेनिक्स अगर मैं बात करता हूं मैकेनिक्स का मतलब होता है ना, एक्सटर्नल या इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग उसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से किस तरह का वो रिएक्शन दे रहा है, किस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है, क्या वो टूट रहा, फूट रहा, बेंड कर रहा, ट्विस्ट हो रहा है, तो कब, जब हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इस जो मैकेनिक्स है इसमें हम लोग केवल सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लिक्विड के बारे में नहीं पढ़ रहे, गैस के बारे में नहीं पढ़ रहे, इसीलिए यह मैकेनिक्स कैसा कहलाएगा, सॉलिड मैकेनिक्स कहलाएगा, सॉलिड मैकेनिक्स। क्योंकि याद रखना इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स हम लोग फ्लूइड में भी लगाते हैं, एयर में भी लगाते हैं, वाटर में भी लगाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स जहां पे लिक्विड के बारे में स्टडी करते हैं, वाटर के बारे में स्टडी करते हैं, वहां भी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स लगता है। इंटरनल फोर्स होता है उसका विस्कोसिटी, है ना, और एक्सटर्नल फोर्स भी हम लोग लगाते हैं शेयर फोर्स, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होता है, तो वहां भी लगाया जाता है। लेकिन यहां केवल हम लोग सॉलिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से मैकेनिक्स का पार्ट तो है लेकिन सॉलिड मैकेनिक्स का यह पार्ट हो जाता है। किसका हो जाता है, सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट ये मेरा हो जाता है। चलिए अब बारी आता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे सर आपको कहा जाए कि सर मुझे सोम के बारे में, किसी एक मटेरियल के बारे में जानना है, उसका स्ट्रेंथ जानना है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जानना है किसी का, और लोहा का जानना है, स्टील का जानना है, तो किस किस चीज का जरूरत पड़ेगा, तब जाके मैं उसका स्टडी कर सकता हूं। तो इसमें देखो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, है ना, जो आपको पता होगा तब जाके आप किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ पता लगा सकते हो, या किसी भी मटेरियल का मैकेनिक्स पता कर सकते हो, या किसी भी सॉलिड का मैकेनिक्स पता कर सकते हो। वही बात है ना, मटेरियल का मैकेनिक्स, सॉलिड का मैकेनिक्स, या मटेरियल का स्ट्रेंथ, बात एक ही है। क्या क्या, एक सबसे पहले आपको लोड के बारे में पता होना चाहिए कि लोड कितना लगा रहे हैं, भाई पता होना चाहिए मटेरियल में कितना लोड के बाद वो ब्रेकिंग वगैरह हुआ, तो एक पहला हो गया लोड। सेकेंड जो चीज आता है वो होता है बॉडी, कि बॉडी कैसा है। वैसा पता चला कि 10 किलोमीटर में बोलूंगा कि एक लोहा था जो 10 किलोमीटर में ही टूट गया, है ना, और दूसरा लोहा था जो मेरा 100 किलो न्यूटन के बाद भी नहीं टूटा, तो बोलेंगे अरे वाह 100 किलो न्यूटन वाला तो बड़ा स्ट्रेंथ है, बड़ा उसका अच्छा मजबूत है। लेकिन वो बताया कि नहीं, जो मेरा 100 किलो न्यूटन वाला वो ज्यादा मोटा था, है ना, और जो मेरा 10 न्यूटन लगा बहुत पतला था। तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि बॉडी कैसा है, बॉडी मेरा बार है कि शाफ्ट है कि बीम है कि चैनल है कि कॉलम है, और बार भी कैसा, यूनिफॉर्म बार है कि टेपर्ड बार है। तो यानी बॉडी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का बॉडी में हम लोग लगा रहे हैं, क्या लोड लगा रहे हैं। तो एक तो हो गया लोड, एक हो गया मेरा बॉडी, और तीसरा एक हो गया मेरा क्या, दैट इज कॉल्ड योर उसका रिएक्शन। यहां पे आ जाता मेरा क्या, थर्ड नंबर में आ जाता मेरा यहां पे रिएक्शन, कि जब लोड लगा रहे हैं किस तरह का बॉडी में, पहले बॉडी का लिए में लोड लगा रहा हूं बॉडी में, और बॉडी में फिर लोड लगाने की वजह से रिएक्शन किस तरह का आ रहा है। तो तीन चीज का जरूरत मेरा यहां पे पड़ता है, तीन चीज का जरूरत पड़ता है। क्या मैंने कहा, लोड, बॉडी एंड रिएक्शन, लोड, बॉडी एंड रिएक्शन। क्योंकि कोई भी मटेरियल का मुझे अगर स्ट्रेंथ पता करना है तो मुझे एक बॉडी को लेना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को लिए, कि भाई देखता हूं मैं ना लकड़ी यूज करना चाहता हूं, लकड़ी से घर बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब उसमें आप लोड देखोगे, भाई पता चला लोड, लकड़ी का घर बना लिए और कोई ऊपर में चढ़ा और टूट टाट गया, खत्म हो गया, ब्रेक हो गया, तो आपको फिर वहां पे लोड लगाना पड़ेगा, और लोड लगा के कितना लोड के बाद वो टूट रहा, फूट रहा, ब्रेक हो रहा है, वही हो गया उसका रिएक्शन। तो ये तीन चीज के बारे में अगर पता आपको रहेगा तो आराम से आप सोम का आप पढ़ लेंगे। सोम यही कहलाता है, सोम बोले तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का स्ट्रेंथ जानने के लिए लोड, बॉडी एंड रिएक्शन का पता आपको होना चाहिए। और अगर आपको यही तीन फंडामेंटल चीजें समझ में आ गया ना, तो पूरा सोम आपका क्लियर हो गया। क्योंकि इसमें आप लोड पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ लोड होता है, बॉडी टाइप ऑफ लोड होता है, रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन होता है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन हाँ, फंडामेंटल यही तीन चीज के बारे में है, यही है सोम आपका। तो अभी तक जो मैंने बताया इसको अगर किसी को समझाओगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया सोम होता क्या है, सोम को आखिर पढ़ते क्या है, हमारा टारगेट क्या रहता, सेफ डिजाइन बनाना या सेफ स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, वो है। फिर इसके बारे में कब स्टडी करा गया था इनिशियली, और इसका नाम क्यों पड़ा, अलग अलग नाम, और इसमें हम लोग किस चीज का रिक्वायरमेंट है ताकि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं,
तीन चीज का रिक्वायरमेंट है, और ये किसका पार्ट होता है, मैकेनिक्स का पार्ट होता है। तो मैंने लगभग इतना टाइम में आप लोग को पूरा का पूरा सम एक तरह से बता दिया, सम। अब इसी को हम लोग डाइव करेंगे, अंदर जाएंगे, है ना, जैसे होता है ना तैरते हैं अंदर जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग ज्यादा डीप जाएंगे, डीप जाएंगे और समझते हुए चलेंगे कि क्या होता है वन बाय वन करके। डियर आप जाओ एक बारी स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको बैच का प्राइस आपको मिल जाएगा, और कूपन कोड का कोई अगर इशू होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हो, आप लोग को कूपन कोड भी दिलवा दिया जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा कोर्स में, ठीक है। बट उससे बैच का फी देखने के लिए किस बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप जाओ और जाके चेक करो स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन पे, स्टडी यूटी एजुकेशन, ठीक है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो 8210989049 में आप कॉन्टैक्ट कर लेना फॉर डिस्काउंट और एनी अदर फर्दर डिटेल अबाउट द कोर्स, है ना, या कोई और चीज आपको अगर पूछना तो, ठीक है। चलिए एक बारी सारे स्टूडेंट फटाफट बता दो, यहां तक चीज समझ गए ना, बेसिक रिक्वायरमेंट समझ गए। बेसिक रिक्वायरमेंट 3 में निकाल, लोड, है ना, लोड, बॉडी एंड रिएक्शन, या ऐसे भी हो सकता है सबसे पहले बॉडी लिए, है ना, बॉडी यानी बॉडी बोले तो क्या होता है, मटेरियल ही बोल लो, बॉडी बोले तो मटेरियल बोल लो, बॉडी बोले तो मटेरियल, भाई बॉडी माने मटेरियल, फिर मटेरियल में क्या लगा रहे हैं हम लोग, लोड लगा रहे हैं, और लोड लगा रहे हैं तो क्या मुझे मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। तो ये 3 चीज हो गया, ये 3 चीज का बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए, 3, है ना, तीनों चीज आपका पता होना चाहिए। ये अगर रहेगा तो इस सब्जेक्ट को इजिली आप पढ़ सकते हो। ओके क्लियर, थैंक्स सर, ओके डियर। चलिए देन, अगर यहां तक समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं किसके बारे में, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए करण नवनीत बोल रहे हैं क्लियर है सर, चलिए आगे बढ़ो। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, लोड के बारे में। लोड के बारे में समझते हैं, लोड क्या होता है, समझना यहाँ पे लोड और वेट बहुत अंतर होता है। बहुत किसी को यह लगता है कि लोड और वेट एक ही तरह का होता है, आपको यह समझ में आज आपको आ जाएगा कि लोड अलग चीज होता है और बॉडी अलग होता है। वो भी क्या, एक बॉडी फोर्स होता है जिसको हम लोग सॉम में पढ़ते ही नहीं है। चलिए समझते हैं, अभी समझ में आपको आ जाएगा। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज लोड, आखिर सर ये मेरा लोड जो है ये क्या होता है, ये समझते हैं। देखो लोड क्या होता है, द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कंसिडर एज लोड। याद रखना, हम लोग जब बात करेंगे कि लोड लग रहा किसी बॉडी में तो उसका इंटरनल फोर्स नहीं लेते हैं। याद रखना यहां पे लोड मतलब होता है ओनली एक्सटर्नल, ओनली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्सेस। कोई भी कितना भी फोर्स लग रहा है बाहर से जो लग रहा है, यानी बाहरी फोर्स, बाहरी जो मेरा बल लगता है, बाहरी बल, उसी को ही हम लोग यहां पे लोड बोलते हैं, उसी को ही लोड बोलते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। अगर कोई मेरा इंटरनल लग रहा है, इंटरनल अगर मेरा फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स, तो क्या वो लोड कहलाएगा, नहीं, नॉट इक्वल टू लोड, वो मेरा लोड नहीं कहलाएगा। आंतरिक जो बल लगता है वो नहीं कर, जैसे किसी का वजन, अपना वजन है, जैसे मैं बोलूंगा कि 1 किलो दूध है और एक 2 किलो दूध है, एक बच्चा को पकड़ा दिया तो बेचारा 2 किलो का दूध जो अगर मैं एक लूंगा किसी का, है ना, कोई एक लिया बीकर जैसा किसी सामान, चलो मैं स्टोन पकड़ लिया कि 1 किलो का एक पत्थर है और एक 2 किलो का पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है ये, और मैं एक बच्चा को पकड़ा दिया तो 1 किलो वाला थोड़ा पकड़ भी पा रहा, 2 किलो वाला नहीं पकड़ पा रहा, है ना। अब ये जो पत्थर है इसका एक वजन हो रहेगा, वजन रहेगा, जो इसका इंटरनल रहेगा उसका फोर्स है, उसके वजह से जो लोड लग रहा हाथ पे उसको काउंट नहीं करेंगे, वो काउंट ही नहीं होगा, वो काउंट ही नहीं होगा, वो लोड नहीं कहलाएगा क्योंकि वो वेट है और वो इंटरनल आपका है, तो उसको नहीं लूंगा। उसी चीज को आगे में समझा दिया गया है और बेहतर तो समझ आएगा, डोंट वरी, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं अपने पूछूंगा, समझ आया नहीं है तब आप लोग बताना। देखो लोड समझ गए कि लोड मतलब होता है सर किसी भी बॉडी में, कोई बॉडी है अगर बाहरी फोर्स लग रहा है, बाहरी किसी तरह का फोर्स इसमें लग रहा है तो ये सब का सब कहलाएगा लोड, लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4, लोड 5 कहलाएगा। अंदर से कोई अगर लग रहा है, इसके अंदर के अंदर का जो फोर्स है ना, जैसे इसका वजन, तो वो फिर नहीं काउंट होगा। उसी चीज को समझाया गया यहां पे, जैसे कि वेट होता है, वेट, वेट क्या होता है, वेट इज कंसिडर एज द बॉडी फोर्स। जो वेट होता है ना, किसी का जो वजन होता है, वजन, भाई वेट एक तरह का फोर्स ही होता है, वेट एक तरह का फोर्स होता है वेट। और वेट इक्वल टू क्या बोलते हैं, बताओ, एनीवन कोई बता पाएगा वेट इक्वल टू क्या बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड वेट। अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मैं देखता हूं कितने बच्चों को पता है कि फोर्स और वेट में क्या अंतर होता है, बता तो एक बारी, फोर्स और वेट में क्या अंतर होता है।
जल्दी बताओ क्या होता है वेट। देखिए वेट में अकॉर्डिंग ड्यू टू ग्रेविटी, यस। वेट क्यों हो रहा है, आप अगर फंडामेंटल समझोगे, वजन क्या, वजन भाई गुरुत्वाकर्षण ही तो है। एक रुई लोगे, रुई रुई को ऊपर से नीचे गिराओगे, उसका वजन बहुत हल्का क्यों है, उसमें ग्रेविटी कम लग रहा है। मास की वजह से उसका ग्रेविटी बढ़ता रहे, जिसका ज्यादा मास रहेगा उसका ज्यादा गुरुत्वाकर्षण रहेगा, ये नीचे की तरह गिरेगा। जितना ज्यादा जो भारी चीज है वो जल्दी नीचे गिरता है, यानी उसका ज्यादा ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी एक तरह का मास की वजह से आ जाता है, तो एक तो मास और एक ग्रेविटी। तो कुल मिला के जो मेरा वेट होता है वो हो जाता है मेरा मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि जी बेसिकली मैं बोलूंगा। अब मास को हम लोग किस में लेते हैं, केजी में ले लेते हैं, और इसको किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड, आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लेते हैं ग्रेविटी को, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट यहां पे आ जाता है। दिस इज कॉल योर वेट। और इसका अगर वेट एक तरह का फोर्स ही है ना, तो एक तरह का न्यूटन, न्यूटन इक्वल टू क्या आ गया, केजी इंटू आ गया पे मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन फोर्स क्या होता है, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो सेम आप ये भी देखोगे, इसका भी न्यूटन लेते हैं और इसका भी हम लोग लेते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यूनिट एंड दी फॉर्मूला, बट अंतर क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये भी एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला आ जाता है। तो माय पॉइंट इज, ये जो वेट आपका है ये उसके मास की वजह से है, मास की वजह से ग्रेविटी उसका बढ़ गया, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगा। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि बॉडी फोर्स, जब मैं बोल रहा हूं बॉडी फोर्स किसको ले रहे हैं, उसके वजन को ले रहे हैं, उसके वजन को क्या बोल रहे हैं, बॉडी फोर्स बोल रहे हैं। तो हम लोग इन केस ऑफ स्टडी, जब हम लोग स्टडी करते हैं सोम का, है ना, इन दी स्टडी ऑफ सोम, अगर हम लोग सोम का स्टडी करते हैं, स्टैंड ऑफ मटेरियल का स्टडी करते हैं, तो हम लोग बॉडी फोर्स को, वेट को नेग्लेक्ट लेके चलते हैं, वेट को मानते ही नहीं है, वेट को नहीं माना जाता है। एग्जांपल के लिए यहां पे देखो, आपको डेमोन्स्ट्रेशन से समझा रहा हूं। मान लो ये एक तरह का एक बॉडी है, कोई भी बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर मैं पत्थर वगैरह डाल दिया हूं, है ना, जो 10 किलो का है, कुछ भी है। तो एक तरह का क्या है, इसका अपना वजन है, इसका वजन ही तो है, वजन, वजन को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, वजन को ही हम लोग बोलते हैं वेट, वेट बोलते हैं। तो क्या इसको हम लोग लोड बोलेंगे, इसको लोड नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं। बॉडी फोर्स है ना, ये अपना वजन है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी को किसी के ऊपर रख देता हूं, जैसे अब मान लो मैंने बी लिया, बी एक बॉडी लिया, यहां पे दो बॉडी है, ये हो गया बॉडी ए, ये हो गया बॉडी ए, और ये हो गया बॉडी बी, ये हो गया बॉडी बी। अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करता हूं, अब मेरे को क्या देखने को मिलता है कि यहां पे जो डब्ल्यू वेट है वो किसके लिए, फॉर बॉडी बी के लिए है, बॉडी बी, ए के लिए नहीं है। ए के लिए किसी तरह का कोई भी आपका वेट नहीं है, ए का हम लोग यहां पे बॉडी फोर्स लेके, क्योंकि ए का तो बॉडी फोर्स अपना है तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन ए जो है ये दूसरा के लिए आपका वेट है, बी के लिए वेट है। नहीं समझ आया, फिर से समझाता हूं। मान लो मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये देखो आपके पास कैलकुलेटर है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है, इसका भी एक वजन है, इसका एक वजन है। ये केवल अगर खुला रहेगा ना एयर में, तो इसको हम लोग, इसका जो फोर्स है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन इसी के ऊपर अगर मैं कुछ रख देता हूं, मान लो ये मेरा स्मार्टफोन है, इस फोन को इसके ऊपर रख दिया, अब इस फोन के ऊपर रख दिया, तो अब जो है ना ये कैलकुलेटर जो होगा ना, ये लोड है फॉर बॉडी बी, इसके लिए ये जो फोन है ये इसका लोड है, इस कैलकुलेटर का लोड फोन है, समझ गए। वही कहा गया, देखो लोड फॉर बॉडी बी के लिए वजन ए है, बॉडी बी, ये नीचे वाला बॉडी बी है, तो इसका वजन ए है, ए बोले तो फोन, यानी कैलकुलेटर का वजन फोन है, लेकिन इसका नहीं है। अभी भी बी को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, बी को इस बार हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये बॉडी फोर्स हो जाएगा। अगर मैं इसको बॉडी मानता हूं, बॉडी फोर्स मानता हूं, है ना, फोर्स, तो इसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन इसके ऊपर है ना, तो फिर उसको कंसीडर करेंगे, यानी इसको हम लोग काउंट करेंगे लेकिन इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बी वाले को नेग्लेक्ट कर दिए लेकिन ए वाले को लेंगे। बात समझ में यहां पे आया। और हां, यहीं पे अगर मेरा बॉडी में बोल रहा हूं, जिसको स्टडी कर रहे हैं, मान लो इस बार हम लोग ए को स्टडी कर रहे हैं, तो जो बी के वजह से जो लग रहा है ये मेरा आप काउंट करेंगे, ये काउंट करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि हमारे लिए ए इंपॉर्टेंट है, तो ए को अगर मैं नीचे कर देता हूं, मान लो ए को नीचे करता हूं, बी आ जाएगा, तो बी मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा लोड, वो लोड कहलाएगा। लेकिन ए जो है वो नहीं कहलाएगा। मान लो नीचे मेरा ए आ गया,
ए आ गया। ए तो अपना बॉडी फोर्स है ना, ए बॉडी फोर्स है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर में अगर मैंने बी को रख दिया तो फिर मेरा ये लोड कहलाएगा। लोड किसका कहलाएगा? लोड फॉर ए। ए के ए पे जाके ये लग कहां रहा है? ये जो आपका लोड है ये जा रहा है ए पे ही ना। इसको कौन झेल रहा है? ये समझना, झेल कौन रहा वही लोड कहलाएगा। झेल रहा मेरा ए, तो ए के लिए ये लोड कहलाएगा कि ए में मेरा ए किसका लोड को झेल रहा है? बी का लोड को झेल रहा है, तो बी लोड हो गया। ये वैसे ही समझ लो ना, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, थोड़ा डेली लाइफ वाला समझाता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। समझ लो ये है आपके पापा, फादर हैं। जब आप बचपन में रहते हो, बचपना जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो, है ना, जब आप बिल्कुल कमाते नहीं हो, कोई जॉब आप नहीं करते हो, तो जब तक आपका पढ़ाई लिखाई, ये आप हो, यू, है ना, जब आप स्टडी करते हो तो आपका स्टडी का जितना खर्चा है वो कौन उठाता है? आपका सारा खर्चा, ये सन है, मान लो सन है, तो सन का सारा खर्चा कौन उठाता है? पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, जो भी आप मौज मस्ती करते हो, सारे फादर उठाते हैं। तो यानी कि फादर के लिए आप लोड हुए ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोड ही तो हुआ कि भाई साहब मुझे अगर कुछ हो गया, मुझे मेरा तबीयत खराब हो गया, मैं अगर कहीं चल गया, मैं काम अगर नहीं किया, 1 महीना अगर नहीं काम किया, तो मेरा बेटा का क्या होगा? उसका पढ़ाई लिखा क्या होगा? तो यानी कि क्या हुआ? फादर के लिए ये लोड हुआ, फादर के लिए लोड हुआ। लेकिन फादर का अपने लिए कोई लोड नहीं है, तो वो बोलेगा भाई मैं तो किसी तरह करके जी लूंगा, खा लूंगा, लेकिन मेरा लोड है मेरा बेटा। अगर मान लो 2 बेटा है, ए और बी, तो यहाँ पे और एक में इस तरह से बड़ा प्लेटफॉर्म है, मान लो, है ना, बी लिया, उसके ऊपर ए है यहाँ पे, और इस तरह करके मान लो और एक यहाँ पे है, इस तरह सी है, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ? लोड हुआ। किसके लिए? फॉर बॉडी बी। वही कहा गया, लोड फॉर बॉडी बी, यानी फादर के लिए लोड है ए, फादर के लिए लोड है सन। फादर के लिए लोड क्या है? सन है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ये चीज समझ में आया आप लोग को? यस और नो एक बारी बोलो। ये समझ में आया कि यहां पे वेट जो होता है, वेट इज कंसिडर्ड ए बॉडी फोर्स। जो किसी का भी वजन जो होता है उसको हम लोग बॉडी फोर्स लेते हैं, और उसको सोम में हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, उसको नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर 2 आ गया तो मेरा जो जिसके ऊपर है वो लोड कहलाएगा मेरा नीचे वाले का। समझ गए? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? एक बार यस और नो बोले बताइए मुझे, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। ए बी के लिए, हाँ बिल्कुल, ए जो है वो बी के लिए लोड है, सही बोल रहे। ए जो है, ए बी के लिए लोड है, के लिए लोड है। और अगर मैं बात करता हूं क्लॉकवाइज, तो बोलूंगा बी जो है वो ए के लिए लोड है, इस तरह बोल सकता हूं। ठीक है, समझ गए? ए जो है ना, ए वो बी के लिए लोड है, बी के लिए, वही कहा गया लोड फॉर बॉडी बी, लोड फॉर बॉडी बी के लिए लोड है, बी के लिए, बी के लोड क्या है? बी के लिए लोड है ए। समझ गए? तो इसका जो ए का वेट है, ए का जो वेट है वो लोड है। देखो अभी मैंने क्या कहा, समझो मेरी बात, मैं फिर से यहां समझा रहा हूं, एकदम समझना आना चाहिए, कोई जितना टाइम लगेगा ले लो। ए है बॉडी, और मैं बी को ले लेते इस बारी रेड से, रिलेट से, ठीक है, ये बॉडी बी है। समझना, ए का भी वजन रहेगा, ए का भी वेट रहेगा, ये मान लो वेट ऑफ बॉडी ए है, और बी का भी वेट रहेगा, बी का भी वेट रहेगा, बी का भी वेट रहेगा। यहां पे बताओ आप लोग, बी वाले बॉडी को का वेट जो वो हम लोग क्या कहेंगे भाई? बी वाले को बॉडी का वेट को कहलाएगा मेरा बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स क्यों? कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर ए है, तो इसका तो अपना वजन है, तो ये तो भाई काउंट नहीं करेंगे, इस तरह का वेट को काउंट नहीं करेंगे, ये वेट काउंट नहीं करेंगे। बी वाले को मैंने हटा दिया, बी वाले को हटा दिया। लेकिन जो डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ए है, ये तो वेट है उसका, किसका? ए का वेट है, तो इसका भी वेट को हम लोग नहीं लेंगे। समझना मेरी बात, इसका डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए है, ये भी वेट है, ए के लिए इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये बी के लिए लोड कहलाएगा। लेकिन बी के लिए, क्योंकि ये जाके यहां पे आके मेरा लोड लग रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये जो है ना डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए ये लोड होगा फॉर बॉडी बी। बात समझ में आ रहा है भाई? ए का भी वेट को नहीं ले रहे हैं, बी का भी वेट को नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब बी के ऊपर ए को रख देंगे, तो जब ए का जो वजन है ना वो बी के लिए लोड हो गया, वो बी के लिए लोड हो गया। समझ आया? समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? कि फिर से बताऊं? बताइए, समझ आया कि नहीं आया? बताइए एक बारी, जल्दी से बता दो, है ना। मैं सिंपल कर रहा हूं, फिर से समझो, बारी बारी समझा रहा हूं आप लोगों को, जब तक आप यस नहीं बोलोगे समझाते रहूंगा। ए है, इसका वजन रहेगा, वजन है ए, और एक बी है नीचे में, इसका वजन है आपका बी। तो ना तो इसके वेट को काउंट करेंगे ना इसके वेट को काउंट करेंगे, दोनों वेट है, लेकिन ये अलग अलग, मैं पहले काम करता हूं अलग अलग लेता हूं, अलग अलग लेता हूं, तब जाकर समझ में ये चीज आएगा। मान लो ये बी है, इसका वेट को नहीं काउंट करो, और ऊपर में आपका ए है,
ए है, इसका भी वेट को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड, इसका भी वेट है, तो वेट हो गया तो बॉडी फोर्स काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका भी वेट है, बॉडी फोर्स काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम लोग इसको रख दिए, क्या इसको थोड़ा सटा दिए और इसके नीचे ऊपर में आके रख दिए, इसके ऊपर में आके रख दिए, अब जो ए का वेट है ना वो आके लग रहा बी के ऊपर, बी के ऊपर आके लग रहा है, लद रहा है। तो अब ये लोड हो गया बी के लिए। तो अब यहां जो ए डब्ल्यू है ना ये कहलाएगा लोड, ये कहलाएगा, अब लोड कहलाएगा, वेट नहीं कहलाएगा, अब ये लोड कहलाएगा, ये वेट नहीं कहलाएगा, अब ये लोड कहलाएगा। समझ गए? किसका? फॉर बॉडी बी। समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं? इसी चीज को आप ए बी को ऊपर कर दो, फिर वही आ गया। ये अगर बी हो जाएगा, ये अगर ए हो गया तो क्या हो जाता है उस केस में, अगर सट जाता है इसके ऊपर तो फिर यहां पे बी जो है वो मेरा लोड हो जाता बॉडी ए के लिए। समझ आ रहा है? हाँ, क्या जबरदस्त तरीका में आपने कहा। क्लियर हो गया सर। इसीलिए हम अपने वेट निकालने में अर्थ का वेट को कंसीडर नहीं करते। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि नीचे वाला मान के चलो आपका अर्थ है, अर्थ है। जैसा अपना अपना वजन देखो ना, बहुत अच्छा आपने कहा है एग्जांपल देने के लिए। ये बी वाला मान लो फ्लैट सरफेस है और ये आपका जमीन है, अर्थ है, अर्थ है। ये क्या जमीन है? अर्थ है, अर्थ, अर्थ है, ठीक है। और ये आप हो, आप खड़े हो और आप हो गए मान लो ए, तो आप जो है ना आप लोड कहलाओगे किसके लिए? अर्थ के लिए। अर्थ हो गया बी, तो यहां पे क्या है? आप कहलाओगे लोड। ए कहलाएगा क्या? मेरा लोड कहलाएगा। आपका जो वजन, आपका जो वजन है, वजन है ना, आपका जो वजन है, आपका जो वजन है, आपका जो भी वेट है, वेट है, जो आपका वेट है ये मेरा लोड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लोड कहलाएगा। किसके लिए? अर्थ के लिए। फॉर अर्थ, फॉर अर्थ। तो अर्थ हो गया बॉडी बी, आपका आप हो गए बॉडी ए। आपका जो वजन है वो बॉडी बी के लिए, अर्थ के लिए लोड कहलाएगा। समझ गए? आई होप ये चीज क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता, क्योंकि कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि सर बॉडी फोर्स को नहीं लेते हैं तो क्या नहीं लेते। इससे उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। एक बार जितने भी बच्चे लाइव हैं, अभी जितने बच्चे 7-8 लाइव है, 7-10 लाइव है, सब बोलो मेरे को समझ में आया ही नहीं है। यस करके बोलो, मेरे को आगे बढ़ जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड एंड वेट के बीच का डिफरेंस समझना, खासकर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में, कि जब आप फ्री बॉडी के डायग्राम बताओगे, न्यूमेरिकल बताओगे, तो ये बिल्कुल फंडामेंटल है। लेकिन आप बेसिक चीजें समझ में नहीं आता किसी को, और फिर वो बड़ा दिक्कत होने लगता आगे चलकर। अगर नहीं समझ आया तो अभी भी मैं समझाऊंगा, बट ये समझ में आ रहा है ना। मैं बोला कि इसका भी वेट को मैं नहीं लिया, इसका भी वेट को नहीं लिया, जब ये अलग अलग रहता, लेकिन एक के ऊपर एक आ गया तो ये इसका वेट जो है ना अब इसके लिए तो मतलब भारी पड़ गया ना। समझ रहे मेरी बात की नहीं? यही बात है कि ये अलग काम कर रहा है, ये भी अपना पैसा कमा रहा है ना, और ए बी भी पैसा कमा रहा है। तो अब यहां पे किसी के लिए कोई लोड नहीं है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ए अगर इंडिविजुअल है, बेटा अपना जॉब कर रहा है, और फादर मान लो ये हो गया, सन हो गया, और ये फादर हो गया, ये दोनों अलग अलग है यार, दोनों अलग अलग मेरा पैसा कमा रहा है, तो किसी के लिए कोई लोड नहीं है। लेकिन कल चलकर क्या हुआ कि बेटा नौकरी छोड़ दिया। अब जैसे नौकरी छोड़ा तो अब ये क्या आ गया? इसके ऊपर आ गया, यानी लोड, यानी कि अब जो है फादर को इसको झेलना पड़ेगा। तो फादर जो है, फादर का वो तो अपना खर्चा चला लेगा, लेकिन इनके लिए लोड हो गया ए। तो ए अब जो है, ए का जो वजन था, ए का जो वेट था, अब ये क्या हो गया? ये लोड हो गया। किसके लिए? फादर के लिए, यानी बी के लिए। बी फादर था तो बी के लिए लोड। बस सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। क्लियर? चलिए, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। देन अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था, पहला तो हो गया मेरा लोड के बारे में, जो आपको समझा दिया, डिफरेंस भी समझा दिया, लोड और वेट में क्या डिफरेंस है। सेकंड मैंने कहा था बॉडी, जैसे बॉडी के बारे में बहुत कुछ समझेंगे, लेकिन बॉडी मेरा क्या हो सकता है? बार हो सकता है। अब ये बार मैंने यूनिफॉर्म बार भी हो सकता है और टेपर्ड बार भी हो सकता है। जैसे कि ये देख सकते हो मेरा यूनिफॉर्म है, ये मेरा क्या है? यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म बार हो गया। यहां पे आप देख सकते हो टेपर्ड है, यहां पे डाया छोटा है, ये धीरे धीरे डाया मेरा बड़ा होते जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा? दिस इज कॉल्ड माय टेपर्ड बार। तो यहाँ पे टेपर्ड बार भी हो सकता है और यूनिफॉर्म बार भी हो सकता है, राइट। इन सब की वजह से लोड अलग अलग लगता है। मान लो ये टेपर्ड बार है, तो आपको पता है जहां पे मेरा क्रॉस सेक्शन कम है, जहां पे डाया, यहाँ पे डाया मेरा क्या? छोटा डी है, और यहाँ पे मेरा कैपिटल डी है। तो जहां पे छोटा डी रहेगा, यहाँ कम फोर्स में ही मेरा बेंडिंग, मेरा रिएक्शन जल्दी आ जाएगा, कम लोड में ही आ जाएगा। और जहां पे ज्यादा बड़ा डाया, मोटा थिक है, ऑब्वियसली ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, रिएक्शन भी कम आएगा। तो ऑब्वियसली होता है, बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का शेप एंड साइज कैसा है। फिर शाफ्ट, अभी शाफ्ट अलग अलग हम लोग व्हीकल में अलग अलग आते हैं। देखो, ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है, इनपुट शाफ्ट होता है, लाइन शाफ्ट होता है, मशीन शाफ्ट होता है, स्पिंडल शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, काउंटर शाफ्ट होता है, आउटपुट शाफ्ट होता है, और कई तरह का शाफ्ट देखने को मिलता है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है,
चलिए ये सॉफ्ट हो गया। फिर आ जाता बीम चैनल, है ना। बीम का अगर बात करते हो, ये देखो आपका एक बीम है, ये बीम हो गया, दिस इज दी बीम, तो ये बीम हो गया, है ना। अगर बात करते हैं कॉलम का, तो ये देखो कॉलम है जिससे आपका पूरा घर जो खड़ा रहता है। घर का सिंपल बात करें, बीम क्या होता है, बीम आपका जो घर में है ना, छत में जो दिया जाता है, अगर मान लो छत ढाल रहे हो तो छत में क्या होता है, बीच में इस तरह दिया जाता है बीम, इस तरह बीम दिया जाता है, ताकि जो मेरा छत ढलाई हो रहा उसके वजन को झेल पाए, वो कहलाएगा बीम, है ना। अब बारी आता है मेरा कॉलम, क्या होता है, कॉलम घर का जो कॉलम होता है चारों तरफ दिया जाता है ना, ऐसे करके दिया जाता है ना। अगर मान लो ये घर आपका है तो इस तरह से कॉलम 4 होता है, और इसके ऊपर फिर से कॉलम दोगे, है ना, ताकि आप फिर से इसके ऊपर, और आपका मान लो 2 मंजिला बिल्डिंग हो गया, इस तरह से फिर से कॉलम दोगे, फिर से कॉलम दोगे, और धीरे धीरे क्या करोगे, आपका ये मंजिला खड़ा होते जाएगा, खड़ा होते जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा कॉलम, ये मेरा कहलाएगा कॉलम। और जो छत में देते वो कहलाता है मेरा बीम। चैनल क्या होता है, चैनल आपका देख सकते हो इस तरह का, रेलवे ट्रैक वगैरह में चैनल वगैरह का यूज करते हैं, और कई जगहों पे भी हम लोग इस तरह का यूज करते हैं, जहां पे किसी चीज को मुझे मोशन करवाना है ना, बड़ा बड़ा हेवी इक्विपमेंट को क्रेन के थ्रू अगर मोशन कराते हैं तो चैनल वगैरह का यूज करते हैं। ये भी एक तरह का बॉडी ही तो है। तो ये अलग अलग तरह डिफरेंट डिफरेंट और भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के बारे में स्टडी करेंगे आगे चलकर, अभी तो बस फंडामेंटल चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। ये हो गया बॉडी, बॉडी हो गया। अब थोड़ा टाइप ऑफ बॉडी भी जान लेते हैं, है ना, टाइप ऑफ बॉडी जान लेते हैं, बॉडी कितना तरह का पाया जाता है। तो देखो, बॉडी मेरा इलास्टिक भी हो सकता है, बॉडी मेरा प्लास्टिक भी हो सकता है, और बॉडी मेरा रिजिड भी हो सकता है। बॉडी मेरा इलास्टिक भी हो सकता है, बॉडी मेरा प्लास्टिक भी हो सकता है, और बॉडी मेरा रिजिड भी हो सकता है। जो स्टूडेंट मटेरियल साइंस पढ़ा होगा इससे पहले, उसको थोड़ा बहुत पता होगा इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड क्या होता है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनो क्या होता है। जब मैं बात करता हूं इलास्टिक का, तो डायरेक्ट आप याद करो इलास्टिक का रबड़, इलास्टिक रबड़ नहीं होता कि बड़ा इलास्टिक है मेरा, है ना। कोई कच्छा लेते हो ना तो बोलता है ना बड़ा इलास्टिक है, या किसी तरह का कोई लेते हो ऐसा चीज जिसमें रबड़ रहता है। जैसे आप अगर मान लो लूजर वगैरह पहन रहे हो, है ना, ट्रैक सूट पहन रहे हो जिससे आप रनिंग वगैरह करते हो, देखते हो उसका भाई देखो ये रबड़ जो है बड़ा इलास्टिक है। आजकल इतना इतना कई सारा तो टीवी में आपको ऐड देखने को मिलता है ना, ऐड कई सारा आता है ना कि ये देखो मेरा कच्छा इलास्टिक है, राइट। इलास्टिक का मतलब क्या, थोड़ा फंडामेंटल समझो, प्रैक्टिकल में एग्जांपल दे रहा ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। भाई रबड़ आपने लिया, खींचा, वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। जब आपने फोर्स अप्लाई किया, जब बल लगाया, तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। लेकिन जैसे आपने छोड़ दिया वो रिटर्न आ गया, वो रिटर्न आ जाता है। समझ गए मेरी बात की नहीं, यानी जैसे मैंने फोर्स रिमूव करा वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न वापस आ गया। बल हटाने के बाद ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो वापस लौट आता है, उसी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी। एग्जांपल के तौर पे आप देखो, यहां पे आप अगर जिम वगैरह करते हो या रबड़ वगैरह देखे होंगे, देखो ये खींच रहा है ना, बाइसेप बना रहे हो आप या ट्राइसेप जो बनाया जा रहे हो, है ना, आपने खींचा, देखो वो लंबा हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसका जो लेंथ है वो मेरा बढ़ गया, लेंथ मेरा इंक्रीज कर गया। जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तब, फोर्स मैंने अप्लाई किया तब। जैसे मैं फोर्स को छोड़ रहा हूं, छोड़ दिया, है ना, जैसे मैं फोर्स को क्या कर रहा हूं, फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, है ना, फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, उसका लेंथ जो है, लेंथ फिर से वो सेम का सेम इनिशियल जैसा लेंथ आ जा रहा है, इनिशियल लेंथ में आ गया, यानी वापस लौट के जैसा का था वैसे ही आ गया। तो इस तरह का बॉडी जो होता है उसको इलास्टिक बॉडी कहा जाता है, इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। सेम चीज है, डेफिनेशन लिखा गया है, दोज बॉडी विच एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, those body which able to regain original shape and size, that type of body is known as elastic body. But when the removal load, कब वो बॉडी मेरा अपने आप को रिमूव कर ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट आएगा, जब हम लोग लोड को हटा लेंगे। यानी कि बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन वी रिमूव द लोड, व्हेन वी रिमूव द लोड। एंड किस तरह का लोड, याद रखना, जब मैं लोड का बात कर रहा हूं तो याद रखना एक्सटर्नल लोड, इंटरनल नहीं। क्योंकि समझो मेरी बात, रबड़ के अंदर भी कुछ ना कुछ, यहां पे रबड़ जो है, रबड़ के अंदर भी अपने वजन जो है उसका, उस वजन के प्रति अगर मान लो ग्रेविटी की वजह से कुछ रहा तो उसको काउंट नहीं किया करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात की नहीं, ये ध्यान रखना। उसके इलास्टिक बिहेवियर, वो जो खींच रहा है उसके अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होता है वो सब की वजह से करेंगे, वेट को नहीं काउंट करेंगे, वेट को काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया क्या, मेरा इलास्टिक बॉडी। अब बात करते हैं प्लास्टिक बॉडी का। अब बात करते हैं प्लास्टिक। यस, इलास्टिक में माइल्ड स्टील आ जाता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, है ना, रबड़ आ जाता है, ये सब मेरा इलास्टिक होता है। सबसे जो मोस्ट इलास्टिक कहा जाता है वो स्टील को कहा जाता है। स्टील जो होता है उसको मोस्ट इलास्टिक कहा जाता है, मोस्ट इलास्टिक। इंजीनियरिंग पर्पस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, स्टील को कहा जाता है, ठीक है। रबड़ से भी ज्यादा स्टील, रबड़ से भी ज्यादा आपका इलास्टिक होता है स्टील, ठीक है। ये हो गया। अब बारी आता है मेरा क्या, प्लास्टिक का। जस्ट ऑपोजिट, इलास्टिक का उल्टा होता है प्लास्टिक।
प्लास्टिक क्या होता है, अगर आपने लोड लगा दिया और उसका चेंज हो गया साइज या शेप, तो वो रिटर्न ओरिजिनल शेप एंड साइज में लौट के वापस नहीं आएगा। यानी एक बार बल लगाएं और उसका आकार बदल गया तो बदला ही रह जाता है। आप लोड छोड़ दो, वो जैसा का तैसा ही रहेगा, वो फिर से ओरिजिनल यानी वापस लौट के नहीं आएगा ओरिजिनल आकार में। एनिमेशन देखो, ये हो गया प्लास्टिक। देखो लोड लगा रहे, एक बार को रड को खींचा चला जा रहा, खींचा चला जा रहा, देखना बीच में टूट गया। अभी टूट गया सो टूट गया, ये वापस लौट के नहीं आएगा। ये एनिमेशन चल रहा है लेकिन वापस लौट के नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान आप लोग को देना है। ये वापस लौट के जो है वो नहीं आता है। माय पॉइंट क्लियर हो, यहां पे समझ रहे हो आप लोग? ठीक, ये चीज ध्यान आप लोग देना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक, जो वापस लौट के नहीं आता। इट मींस, कैसे मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, दोज बॉडी विच गेट परमानेंट डिफॉर्म ऑन अप्लाइड लोड। जब मैं लोड लगा उसमें हमेशा के लिए डिफॉर्मेशन आ गया तो वो कहलाता मेरा कैसा, प्लास्टिक बॉडी, वो कहलाता प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, आयरन वगैरह ले सकते हैं इसमें। ठीक, अब आ जाता है रिजिड बॉडी। जितने भी तरह का मेटल वगैरह रहता है वो सब का सब प्लास्टिक में आ जाता है ना। कुछ कुछ में इलास्टिक पाया ही जाता है, एक सब एक्सटेंट तक इलास्टिक पाया जाता है मेटल में। मेटल में इलास्टिक भी पाया जाता है, प्लास्टिक भी होता है, इलास्टिक भी होता है। कोई एक बार, चलो मैं जब पूछा हूं तो थोड़ा आप एग्जांपल बता दो, सम एग्जांपल दो प्लास्टिक बॉडी का, इलास्टिक बॉडी का। देखता हूं कितने स्टूडेंट दे पाते हैं। बताइए, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी का सब कुछ एग्जांपल दीजिए, मैं आपको देखता हूं कितने बच्चे दे पा रहे हैं। इलास्टिक में तो मैंने आपको बता ही दिया कुछ कुछ चीज, जैसे आपका रबड़ हो गया, या रबड़ का बैंड ले लो आप, जो घर वगैरह में यूज करते हैं। रबड़ बाल बांधने के लिए हम लोग रबड़ का बैंड यूज करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और बताओ, है ना। स्टील मैंने कहा, चलो यही दो एग्जांपल ले लो। प्लास्टिक बॉडी का बताओ, प्लास्टिक बॉडी का क्या आ जाएगा? जैसे आप मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी क्ले, ये एक आपका प्लास्टिक बॉडी हो गया। पुट्टी, पुट्टी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, ये हो गया। वैक्स जो होता है वैक्स, ये आपका प्लास्टिक बॉडी में आ गया, है ना। डॉ जो हम लोग बनाते हैं, डॉ किसी चीज का, है ना, वो भी आपका क्या आ जाएगा, प्लास्टिक बॉडी में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पे स्टूडेंट ने बोले हैं कि कॉपर मेरा प्लास्टिक है, और कोई स्टूडेंट मेरे को बताओ, कॉपर प्लास्टिक है? सही, आप सोच समझ के बोल रहे हो? अच्छा, इलास्टिक बोले कि प्लास्टिक बोले? इलास्टिक बॉडी, नहीं 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 डियर, नहीं डियर, नहीं डियर। कैसे आप बोल रहे डियर, कैसे? आप यहां पे देखो, यही तो गलत हो गया। कॉपर आपका प्लास्टिक बॉडी लेड, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, सही आपने कहा। ये एक मेलियाबल होता है ना। कॉपर का आप मेलियाबल बोलोगे तो बेटर होएगा। मेलियाबल होता है, मेलियाबल क्या होता है मेरा, मेलियाबल होता है। और अगर आप इलास्टिक बोलोगे तो बहुत कम पाया जाता है, इसको बहुत अच्छा कंसेप्ट तो नहीं मानते हैं। अगर आप बोल ही रहे हो तो याद रखना, कॉपर जो होता है, कॉपर उसमें बहुत ही लो इलास्टिक पाया जाता है, वेरी लो इलास्टिक पाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर बोलेंगे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक ज्यादा रहता है, हाई अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, हाई प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक प्लास्टिक होता है। मैं आपको समझा रहा हूं क्यों। एक चीज मेरे को बताओ, कॉपर से तार बनाया जाता है, तार बनाया जाता है ना, वायर बनाया जाता है, मानते हो कि नहीं? तार बनाया जाता है। तो जब वायर बनाते हैं तो कॉपर का तार को खींचा चलाते हैं, घिसते 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 बहुत घिसते हैं। लेकिन क्या वो छोड़ते हैं तो रिटर्न वापस आएगा? खुद आप बोलो, रिटर्न वापस आता है क्या? नवनीत आप बोलो। अगर मैं कॉपर लिया और कॉपर का तार बना रहा हूं, तार को खींचा चला जाता हूं, अगर ये इलास्टिक वो रहता, अगर ये इलास्टिक रहता, जैसा आपने कहा इलास्टिक, आपने कहा था ना इलास्टिक बॉडी कॉपर, तो अगर आप छोड़ देंगे कॉपर को तो रिटर्न आ जाता ना, रिटर्न आ जाता, रबड़ जैसा आता तो नहीं है।
इस वजह से ध्यान रखना कि वो प्लास्टिक में आ जाता है। ये इसको अधिकतर हम लोग प्लास्टिक बॉडी अगर बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ इलास्टिक होता है लेकिन वेरी लेस, वेरी लो इलास्टिक होता है, वेरी लो, जिसको हम लोग ना के बराबर कंसिडर करते हैं। हाईली प्लास्टिक होता है, इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है ना वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। भाई तार बन गया तो बन गया ना, तार फिर से तोड़ना घिंचा चला जाता है। आपका जो कॉपर से वायर बनाते हैं, वो जो वायर बनता है वो डिफॉर्मेशन के साथ बनता है, उसको खींच के इन्हें डिफॉर्म करते हैं, है ना, बाय डिफॉर्मेशन। तो वो कैसा डिफॉर्मेशन होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, हमेशा के लिए हो जाता है। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, वो रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। लेकिन हाँ ये इलास्टिक में स्टील आप देख लो, स्टील को आप खींचोगे वो होते जाएगा। इलास्टिक मेरा होता वो नेचर। स्टील को मैं बताऊं कैसे इलास्टिक नेचर का होता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप स्टील रूल आप यूज किए होंगे, स्टील रूल होता है जो स्केल रहता है, उसका बेंड करना, और बेंड करके अगर छोड़ोगे ना तो फिर से रिटर्न वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट आएगा। तो क्या हो जाता है? उसका इलास्टिक बिहेवियर को ही शो कर रहा है, उसके इलास्टिक बिहेवियर को ही शो कर रहा है। चलिए दोनों समझ गए ना, इलास्टिक प्लास्टिक समझ गए। अब बात यार रिजिड क्या होता है? वैसे दुनिया में इन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रिजिड नहीं होता, सम अमाउंट ऑफ उसमें एक टाइम के बाद जो है वो टूटता फूटता ही है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिक्स की दुनिया में, क्योंकि हम लोग ये मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है सॉम, तो हम लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो रिजिड बॉडी उसको मानते हैं ना जिसमें किसी तरह का कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोड की वजह से, यानी कि दोज बॉडी विच विल नॉट डिफॉर्म अंडर एनी लोड। लेकिन ऐसा तो होता नहीं भाई, पत्थर रहे या कोई चीज रहे, डायमंड क्यों ना रहे, एक लोड के बाद टूट जाता है। लेकिन मान के चला जाता है जिसमें लोड लगाने से कोई फर्क पड़े ही ना, उस तरह के बॉडी को रिजिड कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, है ना, देखो यहाँ पे पत्थर, ये रिजिड बॉडी है, स्टोन है आपका, है ना, स्टोन है ना, पत्थर है। तो इसको आप कितनों अगर आप तोड़ोगे, इसको आप तोड़ोगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन एक होता है लिमिट तक, लिमिट के बाद तो होगा ही। तो इसलिए कहा गया प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ एक सर्टेन अमाउंट तक अगर आप लोड लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसका शेप साइज चेंज होगा, ना बेंड होगा। जैसे आपका प्लास्टिक में देखने मिलेगा कि भाई डिफॉर्मेशन हो रहा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा, डिफॉर्म हो जा रहा, इसमें कोई डिफॉर्म नहीं होगा, ये डायरेक्ट फ्रैक्चर कर जाएगा। भले समझ गए मेरी बात की नहीं? ये अगर मैं रिजिड का बात करता हूं ना तो ये इलास्टिक होगा, इलास्टिक मतलब शेप एंड साइज रिटर्न करना, तो वो नहीं होगा, है ना, रिटर्न not able to return original size, original shape and size, है ना। ये ना तो मेरा ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ सकता है रिजिड बॉडी, और ना ही मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा ऑन लोड, ना ही मेरा क्या होगा, डिफॉर्म होगा परमानेंट, ना ही मेरा डिफॉर्म होगा परमानेंट, और लोड लगाने डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। ऐसा ना बेंड हो रहा, ये डायरेक्ट लोड लगा, फट से टूट गया, अलग हो गया। खैर यहां तो ये बोल रहा कि किसी तरह का लोड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन इसलिए लिख दिया हूं मैं, इन प्रैक्टिकल देयर इज नो बॉडी विच इज इन परफेक्ट रिजिड। प्रैक्टिकल में ऐसा कोई नहीं होता बॉडी जो परफेक्ट रिजिड हो। ठीक है, एक लिमिट के बाद उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, भले डायरेक्ट फ्रैक्चर कर जाए लेकिन देखने को मिलता ही है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहां पे बारी आता है कि सर जब हम लोग सॉम स्टडी करेंगे तो सॉम में किस तरह का बॉडी को हम लोग लेके चलते हैं, इलास्टिक लेके चलते हैं, प्लास्टिक लेके चलते हैं, या रिजिड लेके चलते हैं। तो याद रखना, इन स्ट्रेन द मटेरियल ऑल बॉडी कंसिडर एज इलास्टिक। तो हम लोग मान के चलते हैं कि सारे के सारे बॉडी में मेरा इलास्टिक ही प्रॉपर्टी है, इलास्टिक नेचर है, यानी कि जब हम लोग लोड को हटाएंगे तो मेरा ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाएगा, और उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन जितना आप लोड लगाओ, जैसा आपने लोड को छोड़ा वो रिटर्न आ जाएगा। जैसे आप मान लो एक बड़ा सा बार है, एक रड है, इसको आपने यहां से लोड लगाया, फोर्स लगाया, लोड लगाने की वजह से क्या हो गया, ये इस तरह करके बेंड कर गया। ठीक है, बेंड आपका हो जाएगा। कब जब आपने लोड लगाया तब, लोड अभी लगा हुआ है इसके वजह से। लेकिन जैसा आप इस फोर्स को हटाओगे, जैसा आपने इस फोर्स को हटाया, ये फिर से रिटर्न ओरिजिनल शेप एंड साइज में हो जाएगा। ये मान के चला जाता है इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सॉम में हम लोग इसको काउंट करेंगे, इलास्टिक बॉडी को लेकर, जो भी बॉडी रहेगा सबको हम लोग इलास्टिक मानेंगे। हाँ, ये आइडियली केस है। रिजिड जो है, रिजिड बॉडी एक तरह का आइडियल है। रिजिड बॉडी आइडियल मींस क्या होता है, जो रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलता, हाइपोथेटिकल है, बस एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल में नहीं होता है। तो आइडियल कंडीशन रिजिड होता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ये टाइप ऑफ बॉडी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आता है क्या, नेक्स्ट फंडामेंटल और बेसिक लॉ जो हम लोग को सॉम में देखने को मिलता है। फंडामेंटल या बेसिक लॉ
जो देखने को मिलता मुझे किसमें, सोम में, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। ठीक, फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉ या बेसिक लॉ कहा जाता है, यानी कि यही लॉ के बेसिस पे ही पूरा का पूरा सोम को आप स्टडी करते हो। पूरा का पूरा सोम को अगर आपको पढ़ना है तो अगर ये 3 लॉ आपको पता रहेगा तो आराम से आप सारे के सारे पूरा का पूरा सोम को खत्म कर सकते हो। इसी तीनों लॉ पे ही बेस्ड रहता है। अब ये कोई नहीं बताएगा डीपली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है मेरा हुक्स लॉ, ये जो इलास्टिक अभी मैंने कहा, अभी मैंने आपको कहा कि हम लोग किस तरह का बॉडी को लेके चलेंगे सर इलास्टिक लेके चलेंगे। तो इसको कौन बताता है, इसको बताता है मेरा हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक, मैंने बताया था ना कि रॉबर्ट हुक दिया था इलास्टिक के बारे में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व इसी से आया था, स्ट्रेस के बारे में इसी से मुझे समझ आया था, स्ट्रेन इसी से समझ आया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, और ये कौन बोला था, हुक्स लॉ बोला था। तो खैर अभी वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये है कि बेसिक लॉ में आ जाता है हुक्स लॉ, जो इलास्टिक बिहेवियर भी कहा जाता है। ये क्या बोलता है, ये अज्यूम करता है, ये लॉ ये बताता है कि हम लोग मटेरियल को ये अज्यूम करेंगे, हम लोग मटेरियल को ऐसा लेके चलेंगे वो, या फिर मटेरियल का प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए जिसपे लोड जैसे मैं रिमूव करूं वो रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाए। समझ गए। और यहां पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन लगता है वो मेरा लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसका अगर आप बनाओगे है ना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डायग्राम तो बिल्कुल लीनियर जाएगा, यानी जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना डिफॉर्म होगा। देखो ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, ये क्या स्ट्रेन है, स्ट्रेन बोले तो डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन बोले तो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। और ये क्या है, एक तरह का लोड है, एक तरह का स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या एक तरह का लोड है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मैं लिखा हूं बीच में, इसका मतलब ये जैसे से बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हो वैसे वैसे उसका डिफॉर्मेशन बढ़ाएगा। ज्यादा लोड बढ़ाओगे ज्यादा बेंड होगा, ज्यादा बेंड होगा, और लोड बढ़ाओगे उतना छोड़ोगे, आप छोड़ते जाओगे फिर ये रिटर्न आते जाएगा। इसलिए तो कहा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का देखो मैं आपको समझा रहा हूं, हुक्स लॉ का ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, अगर मैं कहीं खाली पेज अगर मिल लिया यहां समझा रहा हूं। देखो ये बोला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या हो जाता सर, स्ट्रेन बेसिकली बताता है मेरा डिफॉर्मेशन को। किसको क्या बताता है मेरा, डिफॉर्मेशन, यानी जो उसमें विकृति आ रहा है, जो चेंज आ रहा है। और इधर जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या बता रहा है, लोड को, स्ट्रेस बता रहा है मेरा लोड को, ठीक है। तो ये बिल्कुल लीनियर आता है। लीनियर का मतलब क्या होता है ये समझना, लीनियर का मतलब होता है कि मान लो ये हो गया 1 2 3 4, इधर लगा 1 2 3 4, ये मान लो डिफॉर्मेशन आ रहा है 10 का, मान लो 10 मीटर आपका लंबा हो गया, फिर 20 मीटर लंबा हो गया है ना, फिर 30, फिर 40, इस तरह आपका डिफॉर्मेशन होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है। और ये स्ट्रेस लोड लगा रहे हो, मान लो यहाँ पे लगा रहे हो आप, मान लो कितना का 10 ही का मान लेता हूँ, 10 का आप लगा रहे हो लोड, फिर 20 का लोड लगा रहे हो। स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या हो जाता है याद रखना, जिसे हम लोग लेते हैं इस तरह से है ना, लोड अपॉन प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, छोड़ो खैर, या पास्कल भी लेके चलते हो यहाँ पे है ना। 10 पास्कल का लगा रहे हो, 20 का लगा रहे हो, 30 का लगा रहे हो, और 40 का लगा रहे हो। तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, लीनियर का मतलब क्या है, आपने 10 लगाया तो गया यहाँ तक, तो डिफॉर्मेशन आया 10 का। आपने 20 का लगाया तो 20 का स्ट्रेन आया। आपने 30 का लगाया तो 30 का डिफॉर्मेशन आएगा, 30 का आएगा डिफॉर्मेशन। आपने 40 का लगाया तो 40 का डिफॉर्मेशन आएगा, ऐसा। और ये वाले को मैं फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, इस वाले को, इस सारे पॉइंट को जब हम लोग मिलाते हैं, जब ये सारे पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो मुझे मिलता है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ते चला जा रहा है वैसे वैसे लोड बढ़ रहा है, और जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे वो घटेगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये देखो अभी बिल्कुल ऐसे है, मैं लोड लगा रहा हूं तो डिफॉर्मेशन आ रहा है। लोड में जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा हूं, लोड बढ़ा रहा हूं, यानी स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, डिफॉर्मेशन भी बढ़ते चला जा रहा है, लोड बेंड हो रहा है यानी डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है। जैसे मैं छोड़ूंगा यानी देखो स्ट्रेस कम कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन भी कम हो रहा है, जैसे छोड़ा बिल्कुल छोड़ दिया फिर से स्ट्रेस हो गया, सीधा आपका हो गया। बस सिंपल कहानी है, यही तो बोलता है, ठीक है। ये कौन बोला, ये कौन बोला, ये बोला मेरा हुक्स लॉ, बस सिंपल है। इसलिए कहा गया स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है मेरा लीनियर रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। बाकी इंजीनियरिंग जो आपका मटेरियल साइंस है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल, उसमें हम लोग तो डिटेल में समझते हैं मटेरियल साइंस में कि क्या होता है आपका हुक्स लॉ, पूरा का पूरा डायग्राम समझते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व डायग्राम समझते हैं, उसमें सारे पॉइंट समझते हैं। ये समझ गए हुक्स लॉ। अभी बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को, डिटेल में आगे चलकर हम लोग समझेंगे। ये मत समझना कि यही खत्म हो गया हुक्स लॉ, नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बस आपको समझा रहा हूं। सेकंड जो लॉ है, जो बेसिक लॉ है हमको समझने के लिए, वो आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल जो मेरा सेटअप लोड होता है वो इक्वल टू हो जाता सम ऑफ द इंडिविजुअल लोड के। यानी करने का मतलब क्या, मान लो मैं टोटल लोड लगा रहा हूं, टोटल सम ऑफ द लोड फोर्स, अगर मैं यहां पे टोटल कैलकुलेट करता हूं है ना, टोटल फोर्स, इस तरफ फोर्स है मेरा टोटल, तो इक्वल टू इंडिविजुअल फोर्स लेते हैं ना कि F1 प्लस F2 प्लस F3,
तो बस यही तो बोला, इस तरह करके मान लो जितने भी जाएगा, मान लो कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लोड लग रहा है, मान लो इस तरह से लोड लगा, यहाँ पे लगा मेरा F1 10 किलो न्यूटन का, फिर F2 लग रहा है ना, F2 लग रहा है यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का। तो अगर मैं बोलूंगा टोटल लोड कितना लगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल लोड कितना हो गया, एक लग रहा है मेरा 10 का और एक लग रहा है मेरा 20 का, तो जोड़ेंगे तो मेरा आ रहा है सर 30, टोटल मेरा 30 किलो न्यूटन लगा, 30 किलो न्यूटन लगा। तो वही कहा, देखो टोटल सेट ऑफ इफेक्ट, तो टोटल सेट ऑफ इफेक्ट जो भी मिलेगा 30, मान लो यहाँ पे 10 लगा, यहाँ भी 10 लगा और यहाँ भी 10 लगा, तो 10 + 10 + 10 यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया यहाँ पे 30, तो 30 किलो न्यूटन हो गया। तो 30 जो मेरा टोटल फोर्स आ रहा है वो मेरा इंडिविजुअल लोड के सम के बराबर है, इंडिविजुअल लोड के सम के बराबर है। समझ आया मेरी बात की नहीं, समझ आया मेरी बात की नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग भी हो सकता है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं फिर से खाली जगह पे, यहीं पे समझा देता हूं। मान लो लोड लगा, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लगा मेरा F1 जो लग रहा है 10 का, 10 आपके न्यूटन का मान लो, इधर लग रहा है मेरा F2 जो लग रहा है मेरा कितना 5 न्यूटन का लग रहा है, यहां से लग रहा है मेरा F3 जो लग रहा है कितना मेरा, फिर से मान लो 5 न्यूटन का लगा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल फोर्स, टोटल अगर मैं फोर्स का बात करता हूं F टोटल में लूंगा, है ना, अगर मैं F टोटल का यहां बात करता हूं तो कितना हो जाता बताओ सर, F टोटल जो हुआ वो हो गया सम ऑफ इंडिविजुअल लोड, सम ऑफ द इंडिविजुअल लोड बोले तो कि सर F1 + F2 + F3 यानी कि 5 + 10 + 5, 5 15 और 20 यानी टोटल हो गया 20, ये हो गया क्या, टोटल लोड बराबर, यही तो हो गया टोटल लोड बराबर। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो यही तो बोल रहा है यहाँ पे टोटल इतना न्यूटन का आपका लोड लगा, तो ये सेम तो चीज बोल रहा है, सेम तो चीज यहाँ पे बोल रहा है कि सब क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप ध्यान से समझो इसको, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो टोटल इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ लोड, जो भी टोटल सेट ऑफ लोड होता है ना, वो मेरे इंडिविजुअल लोड के सम के बराबर होता है। ये टोटल हो गया मान लो 30 और ये सम यानी जोड़ा जा रहा, सम माने जोड़ना इंडिविजुअल का, यानी F1 + F2 और प्लस F3, तो इसको जोड़, अब ये F5 रहेगा, F6 रहेगा, F20 रहेगा, ये है। और इसके अलावा और एक चीज बता देता हूं, अगर मेरा ऐसा भी रहता सम टाइम, अगर बोलेगा कि मान लो एक है और एक लग रहा है इधर से 10 न्यूटन का, इधर से लग रहा 5 का, तो याद रखना अगर ऐसा होगा तो हम लोग को बड़ा से छोटा को घटाना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो मेरा लोड लगेगा, है ना, टोटल जो मेरा फोर्स पड़ेगा वो 10 - 5 करना पड़ेगा, 10 - 5 करना पड़ेगा। अगर ये मेरा F1 है और ये मेरा F2 है तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, F1 - F2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5 न्यूटन आ जाएगा टोटल लोड, तो ये भी सम ही हुआ ना, सम ही आपने करा, लेकिन इंपैक्ट देखा कि पॉजिटिव ने अलग डायरेक्शन पे आ रहा है तो आपने घटा दिया, ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं, तो ये चीज है, तो सम करते हैं हम लोग, बाकी डायरेक्शन के बेसिस से पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग बात होता है। तो ये हो गया मेरा क्या, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो हो जाता वो होता सेंट वेनांत प्रिंसिपल, सेंट वेनांत प्रिंसिपल, सेंट वेनांत, याद रखना इसको वेनांत कहते हैं, वेनांत, सेंट वेनांत प्रिंसिपल। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ते हो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, थ्योरी ऑफ मशीन पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इसको पढ़ते हैं, इस प्रिंसिपल को, लेकिन कोई भी इसके बारे में ना ध्यान ही नहीं देता है कि क्या होता, बट हर जगह पे यूज करते हैं। समझाता हूं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू, उसके लिए मैं आपको ये फिगर लिया हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं आपके पास इस तरह का अगर कोई रेक्टेंगुलर बार है, कैसा मेरा, एक मेरा रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है सर, एक मेरे यहां पे क्या है, रेक्टेंगुलर बार है। अगर इस रेक्टेंगुलर बार पे, अगर इस रेक्टेंगुलर बार के बिल्कुल इसके सेंटर में, अगर मैं बिल्कुल इसके सेंटर से लोड लगा रहा हूं, P लोड लगाता हूं और मैं बोलता हूं कि बताइए इसमें स्ट्रेस कितना आएगा, तो स्ट्रेस क्या हो जाता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लोड अपॉन एरिया, फोर्स यानी लोड अपॉन एरिया हो जाता है, क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू लोड, P क्या है मेरा, लोड है, और A क्या है, एरिया, कैसा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा एरिया, ये जो येलो कलर से मैं हाईलाइट कर दिया पूरा एरिया, ये वाला जो मैं हैचिंग कर दे रहा हूं, ये पूरा एरिया, इस एरिया में, इस एरिया कितना है और उस पर लोड क्या लग रहा है। और इस स्ट्रेस को हम लोग डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं कुछ ऐसे कि ये मेरा अगर टेंट हुआ, जैसे नहीं बोलते हैं कि कोई मेरा तार है और इस तार को हम लोग यहां से अगर खींचेंगे, इसको मैं अगर टेंसाइल फोर्स लगा के खींचूंगा और इधर से भी अगर मैं खींचूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, कुछ लंबा होकर कितना बड़ा हो जाएगा, मान लो ये कुछ मेरा लंबा, इतना मेरा लंबा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया और इधर भी कुछ मेरा लंबा हो गया, इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुछ कैसा हो जाए, डिफॉर्मेशन देखो यहाँ एरो करके दिखाया हूं, मतलब बिल्कुल यूनिफॉर्म आपको यहाँ पे डिफॉर्मेशन लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। क्या सच में ऐसा होता है,
यही हम लोग यूज करते हैं सॉम में। बाय द वे दिस डायग्राम यूज इन सॉम। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल हम लोग गलत पढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में अगर आप रियल लाइफ में जाओगे ना, जैसे देखो रियल में समझाया गया है कि अगर मान लो ऐसा कोई रहेगा, है ना, ऐसा मान लो है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, और मैंने यहाँ पे लोड लगाया। मैं आपको दिखाता हूं, इसको समझाने के लिए ना मुझे एक वायर जैसा किसी चीज का यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं क्या यूज करूं? रबड़। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैं आपको उस चीज को समझाता हूं, है ना। मैं उस चीज को रखा था बट मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको सेंटर से खींचोगे ना, जब सेंटर से खींचोगे, जब आप उसको सेंटर से खींचोगे, क्या करोगे, जब उसको आप सेंटर से खींचोगे तो ये बेसिकली ना ऐसा ऐसा कुछ खींचेगा, ऐसा कुछ खींचेगा, ऐसा इलोंगेशन देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा इलोंगेशन देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। मेरे हाथ में आप देख सकते हो एक रबड़ है। क्या ये चीज आप लोग को दिख रहा है या ग्रीन स्क्रीन में गायब हो जा रहा है? ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं? पहले मुझे देखने दो कि ये शो हो भी रहा है या नहीं। नहीं, पेंसिल बॉक्स का यूज नहीं कर सकते डियर, वो इलास्टिक होना चाहिए ना, क्योंकि मैं फोर्स, इतना मेरे पास नहीं ताकत है कि मैं जो पेंसिल बॉक्स है या जो आपका कैलकुलेटर उसको मैं डिफॉर्म कर दूं। रबड़ को कर सकता हूं, इसीलिए। हाँ, ये दिख रहा होगा आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, है ना। ये अगर रेड वाला रहता तो बेटर रहता, कोई और कलर रहता तो, है ना। रेड, रेड। देखो क्या होता है, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, मान लो अभी मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, सेंटर से लगा रहा हूं, सेंटर से खींच रहा हूं, तो जब सेंटर से मान लो ऐसा, अभी अभी ऐसा है, ठीक है, ऐसा अगर आपको नजर आ रहा तो बिल्कुल सेम आपका है, बिल्कुल ऐसा। मतलब अभी फिलहाल मेरा जो रबड़ मैं आपको दिखा रहा हूं वह कैसा रबड़ है, कुछ ऐसा है आपका, ऐसे है, ठीक है, ऐसा। और यहां से मैं इसको खींच रहा हूं, इस जगह पे इसको लोड लगा रहा हूं, इस जगह से लोड लगा रहा हूं, ठीक है, ऐसा फिलहाल है, ऐसा है, ठीक है। और जब मैं इसको सेंटर से खींचता हूं, एक सेकंड, मेरे पास रेड वाला आ गया, अब शायद ये आप लोग को क्लियरली दिखाई देगा, है ना। ये देखो अभी फिलहाल मेरा ऐसा है, ऐसा पूरा था। अब मैं बिल्कुल सेंटर में पकड़ा और सेंटर में अगर खींच रहा हूं तो देखो, मान लो ऐसा था, अभी अभी इलोंगेशन नहीं हुआ, इतने ही था। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिया और उसको खींचा, देखो एक्चुअल में कैसा रहा आपका इलोंगेशन, ऐसा कुछ आ रहा है। इसका जो स्ट्रेस आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, डायग्राम कुछ ऐसा आ रहा है। यानी एक्चुअल में आ कैसे रहा है, आ कुछ रहा है इस तरह से, ऐसा हो रहा, सेंटर में आपका ज्यादा खींच रहा है। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं कि सेंटर जहां पे मैंने लोड लगाया, जहां मैंने इस तरह का था, मैंने सेंटर में लोड लगाया, ऐसे खींचा, तो सेंटर में मेरा ज्यादा लोड लगा, वो ज्यादा इलोंगेट हो रहा है, और यहां पे कम मेरा लोड लग रहा है तो कम इलोंगेशन हो रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे तो पढ़ते नहीं है, हम लोग पढ़ते क्या है कि इक्वली मेरा इलोंगेशन हो रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता, सेंटर में ज्यादा घिंच के आ जाएगा और किनारे किनारे कम घिंचेगा। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना पढ़ते हम लोग। देखो ये होता है आपका रियल में, दिस इज इन रियल लाइफ। लेकिन हम लोग सॉम में पढ़ते हैं इसको इस तरह से, बिल्कुल इक्वली मिला इलोंगेट होता है। क्यों आता सर, क्यों ऐसा पढ़ते हैं? ड्यू टू सेंट वेदांत प्रिंसिपल। सेंट वेदांत प्रिंसिपल इसी चीज के बारे में बोलता है, ये बोलता है। अच्छा ऐसा क्यों? वो भी अगर वो प्रिंसिपल इस चीज को लिया कि हम लोग इसको लेंगे, ऐसा क्यों होता? क्या ये हो गया, देखो अगर मैं बोलूंगा ये हो गया, अगर मैं यहां पॉइंट दिखाता हूं, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस पॉइंट, ये मेरा कहेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है। सर उसमें किसी भी पेंसिल पर लोड लगेगा तो पेंसिल, ठीक है कोई नहीं, इससे समझ गए ना। देखिए यहां से तो ये पॉइंट मेरा क्या है जो मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, मान लो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ये क्या मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहीं से मैंने लोड को लगाया। तो होता क्या, इस पॉइंट के अलावे अगर हम लोग पीछे कहीं भी देखेंगे, आगे तो नहीं, आगे तो बार खत्म है, पीछे कहीं भी अगर देखेंगे ना, कहीं भी दिख रहे हैं, मान लो थोड़ा सा मैं पीछे आ गया, आगे थोड़ा इसी पॉइंट ऑफ लाइन के यहां पे आ गया, यहां पे अगर मैं फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे ही देखने मिलता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलता है। अगर मैं और पीछे आ गया, यहां भी जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे ही देखने को मिलता है, या इलोंगेशन जो डिफॉर्मेशन होता है, यहां पे अगर आ गया तो ऐसे ही देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि केवल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को छोड़ के, ये रियल में बात कर रहा हूं, ये रियल में भी होता है, ये सॉम का नहीं बात कर रहा हूं, रियल में क्या होता है, रियल में बात कर रहा हूं, रियल में भी उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में ऐसा तो आएगा
जहां पॉइंट ऑफ जहां फोर्स लगा रहे हैं वैसा ऐसा खींच के तो आ जाएगा, सेंटर में ज्यादा लगेगा, लेकिन इसके अलावा कहीं और अगर मैं देख रहा हूं ना, हर जगह पे आप लोग का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलेगा स्ट्रेस का, बिल्कुल यूनिफॉर्म देखने मिलेगा। यानी कि ज्यादा जनरलाइज क्या है, ज्यादा जनरलाइज है ये वाला एक, इसको अगर छोड़ दिया जाए, केवल इसको नेगलेक्ट अगर कर दिया जाए तो हर जगह पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। इसी वजह से सेंत वेदांत क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट ही कर देंगे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को, क्योंकि जो बाकी जगहों पे हो रहा है उसी को मान के चलेंगे, उसी को मान के चलेंगे और उसी को मान के चला जाता है। इस वजह से हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे पढ़ते हैं। तो अब अगर इस आप डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रखा है। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्ट, यानी छोड़ के, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट माने छोड़ के, है ना, क्या छोड़कर, क्या छोड़कर, नियर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, जहां लोड लगा रहे हैं, जहां लोड हम लोग लगा रहे हैं उस पॉइंट के एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सभी जगहों पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड होगा। यानी जिस तरह का लोड लग रहा है उसके वजह से जैसा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है उसको हम लोग वहां पे नहीं काउंट करते, इंडिपेंडेंट रहता, वैसा नहीं बनता, हर जगह पे कोई और तरह का बनता है। या और ऐसे बोल सकते हो कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, अगर हम लोग जहां पे लोड लगा रहे हैं उस पॉइंट को छोड़ देंगे तो उसके अलावे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म दिखेगा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में कहीं भी अगर आपको दिखेगा तो बिल्कुल आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा, चाहे यहां बने या यहां बने या यहां बने, कहीं भी बड़ा अगर बार रहा था हर जगह पे बिल्कुल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेम लगा, केवल इस पॉइंट को छोड़ के। तो ज्यादा जनरलाइज क्या है, मोर जनरलाइज जो है वो आप लोग का है यही वाला यूनिफॉर्म वाला, तो यही लेके चला जाता है। और इसी वजह से चाहे मैं सेंटर में लगाऊं, बिल्कुल आपका आउटर एरिया में लगाता हूं या बीच में कहीं लगाते हैं, कहीं भी लगाता हूं, चाहे सर्कुलर ही क्यों ना होता। आपका सर्कुलर में देखे होंगे कि कभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं ना, इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। क्यों? इसी की वजह से, सेंत वेदांत प्रिंसिपल की वजह से ही। क्या ये समझ आया प्रिंसिपल, बताइए आप लोग। यानी जहां पे लोड लग रहा है उस जगह को छोड़ के बाकी जगहों पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, है ना, समझ गए। अच्छा ये कब लागू होता, पहले ये जान लो, ये लगता कब है, ये लगता फॉर सिंपल स्ट्रेस, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल स्ट्रेस ये अप्लीकेबल होगा, है ना, अप्लीकेबल फॉर सिंपल स्ट्रेस, जहां सिंपल स्ट्रेस रहेगा वहीं पे अप्लीकेबल होगा। या ये बोल सकते हो आपका सिंपल स्ट्रेस में, या फिर आप बोल सकते हो कि जहां पे शेप एंड साइज बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा, वहीं पे यूज करेंगे। लेकिन जहां पे शेप एंड साइज चेंज होगा, जहां पे सिंपल स्ट्रेस ना लग के, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस लगेगा, टोर्सन लगेगा, फिर वहां पे आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग आता है। जैसे देखे होंगे ना कि आपको पता चलता है कि भाई सेंटर में जो है वो 0 होता है और सरफेस से जाते जाते मैक्सिमम हो जाता है। देखे होंगे ना, सेंटर में 0 होता है ना, सेंटर में अगर मैं ऐसे बात करता हूं, सेंटर में 0 होता है और यहां जाके मैक्सिमम हो जाता है, ऐसा आता है ना, सरफेस में मैक्सिमम देखने को मिलता है और सेंटर में 0 होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ये कब होता है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग का सिंपल स्ट्रेस नहीं लग रहा, बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है या टॉर्सनल स्ट्रेस लग रहा है, और यहाँ पे शेप एंड साइज भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर शेप एंड साइज बदलेगा नहीं और साथ ही साथ सिंपल स्ट्रेस लेगा, तभी ये मेरा लागू होता है, इज इट क्लियर? क्लियर? तो ये हो गया क्या मेरा सेंत वेदांत प्रिंसिपल। तो ये तीन जो है, ये तीन अगर आपको पता रहेगा, पहला चीज क्या, लोड जितना लगाएंगे वैसे वैसे मेरा डिफॉर्मेशन भी बढ़ेगा और लोड घटाएंगे तो भी घटेगा। यानी लोड अगर छोड़ देंगे तो मेरा ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगा, जो हुक्स लॉ बोलता है इलास्टिक बिहेवियर को। पहला ये। दूसरा सुपरपोजिशन, जितना लोड लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट में उन सबको जोड़ेंगे और जोड़ के जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इंडिविजुअल लोड के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का आता है। और सेंत वेदांत क्या बोलता है कि जहां पे भी हम लोग लोड लगाते हैं, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उसके अलावा हर एक पॉइंट पे हम लोग का क्या रहता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसी वजह से हम लोग यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन ही लेके चलते हैं। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, और इसी को हम लोग यूज करते हैं इन सॉम को किसको यूज करते हैं, यूनिफॉर्म इलोंगेशन को यूज यहां पे करते हैं, क्लियर? तो यहां पर
हो गया हम लोग का सेकंड। दो चीज मैंने बताया अभी तक, दोनों चीज के बारे में। एक मैंने सबसे पहले बताया किसके बारे में, याद करो, मैंने कहा था एक लोड के बारे में पहले बताया, तीन बताया था, एक लोड, एक मेरा बॉडी और एक मेरा रिएक्शन। लोड समझ में आप लोग को आ गया, लोड और वेट के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया, बॉडी समझ में आ गया, टाइप ऑफ बॉडी समझ में आ गया, बेसिक लॉज क्या यूज करेंगे वो भी समझ में आ गया। अभी रिएक्शन बाकी है। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन का। रिएक्शन कहां से आता है, ठीक है। रिएक्शन का अगर मैं बात करता हूं, थर्ड नंबर में रिएक्शन आता है स्वयं को समझने के लिए। रिएक्शन यू नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ए अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना लोड से आप लगाओगे उतना ही लोड से वापस आपको लगेगा, उसी को रिएक्शन कहते हैं, है ना। यानी कि व्हेन एनी एक्शन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी में अगर कोई एक्शन लगा रहे हैं, देन तब देयर विल बी एंड रिएक्शन डेवलप बाय दैट बॉडी। उस बॉडी में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, तो उससे मुझे रिएक्शन भी देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्शन पे, यानी लोड पे। भाई साहब कितना लोड लगा रहे हो आपने, अगर दीवार को, वही देखना, धीरे से मारना, आपको चोट लगेगा कम। आप जोर से दीवार को मारोगे ज्यादा चोट लगेगा, और जोर से मारोगे और ज्यादा चोट लगेगा, है ना। और मैं एग्जांपल समझ, ये देख लो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन। एक तरह का रिएक्शन ही है, या फिर न्यूटन थर्ड लॉ ही देख सकते हो। ये क्या है मेरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ही तो आपको एग्जांपल दिखाया जा रहा है। थर्ड लॉ क्या किया जा रहा है, आपका एक तरह से बॉल को अगर धीरे मारोगे तो थोड़ा मूव करेगा, जोर से मारोगे ज्यादा जोर से जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। तो लोड, कहीं ना कहीं लोड, यानी रिएक्शन जो है, रिएक्शन आप लोग को, यानी रिएक्शन बेसिकली एक्शन के अपोजिट है रिएक्शन, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एक्शन पे डिपेंड करेगा। एक्शन क्या होता है, एक्शन सर मेरा लोड होता है, यानी अगर मेरा एक्शन बढ़ेगा तो रिएक्शन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। एक्शन घटेगा यानी एक्शन बढ़ा तो लोड बढ़ा, एक्शन घटा तो लोड घटा, लोड घटेगा तो रिएक्शन मुझे कम देखने को मिलेगा, है ना। लोड अगर बढ़ेगा यानी पूरी तरह से जो यहाँ पे रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, एक्शन पे डिपेंड करता है। यानी टाइप ऑफ लोड पढ़ना अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ लोड, अभी तक मैंने बताया था लोड के बारे में, लेकिन आप समझे कि सर मैंने जो आपको बताया था, तीन चीज बताया था, लोड, बॉडी, तो कहीं ना कहीं ये जो रिएक्शन है ना, ये डिपेंड करता है लोड पे, ये लोड पे डिपेंड करता है। चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं रिएक्शन कहां कहां देखने को मिलता है ना। जैसे देखो यहाँ पे पहला अगर आप देखोगे बास्केट है, बास्केटबॉल आपका कोर्ट है, बास्केटबॉल में क्या कर रहा है, बास्केटबॉल को फेंक रहा है, आप वो फेंक रहा है, टकरा रहा है ना। जिस लोड से फेंका, आप धीरे फेंकोगे धीरे वापस आएगा, जोर से फेंकोगे जोर से वापस आएगा। तो यहां से हो रहा है मेरा एक्शन, इधर से जो जा रहा है उधर से क्या हो रहा है, मेरा एक्शन हो रहा है। जब इधर से जा रहा है तो हो रहा है एक्शन, जो वापस आ रहा है ये हो रहा है मेरा रिएक्शन। तो आप जितना एक्शन बढ़ाओगे, जितना फोर्स लगाओ, उतना जल्दी रिटर्न आएगा। एक्शन रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है कहां पे, जैसे सीप देखो यहाँ पे आपका है ना, एक आपका नाव है, इसमें कोई रनिंग करते हुए जा रहा है और कूद रहा है। तो जैसे कूद रहा आप देखोगे नाव ही पीछे चल गया, जब ये आगे गया तो जितना जोर से आगे गया उतना जोर से पीछे गया। जैसे हम लोग रनिंग करते हैं अर्थ में अगर चलते हैं, तो यहाँ हम लोग जो आगे चल रहे हैं, आगे जो हम लोग मूव कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग अर्थ को पीछे धकेल रहे हैं, है ना, उसको पीछे जा रहे हैं। ये मूव जो आगे फॉरवर्ड जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अर्थ जो है ये पीछे इसको धकेल रहे हैं, इस वजह से हो रहा। यहां देखो सिंपल, अगर आप कोई इस तरह का एक बाइक में बैठोगे जो बिल्कुल आपका गियर वगैरह नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो आप देखोगे जैसे बॉल को देखो जितना जोर से यहाँ पे फेंका जा रहा है उतना पीछे ये बाइक जा रहा है, या बोल सकते हैं व्हीकल जा रहा है, पीछे जा रहा है, क्योंकि जितना लोड लगा उतना लोड से पीछे जाओगे, उतना लोड से आप पीछे जाओगे। समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं। तो यहाँ क्या हो रहा है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। और इसी वजह से मुझे रिएक्शन देखने मिलता है जब लोड लगता है। इसी वजह से हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाता है, लोड के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब तक आपको रिएक्शन के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो ये रहा हम लोग का आज का लास्ट स्लाइड, यहीं से हम लोग का आज का सेशन होता कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आया होगा। सर यू आर चूजिंग बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन टॉपिक, बिल्कुल डियर। इसी वजह से एक चीज मैं आप पहले बता देता हूं, यहां तक तो क्लास हम लोग का एंड हो गया है ना। सो कुछ हम लोग बात करेंगे बट क्लास को एंड कर देते हैं। चलिए डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे।